अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपकी चौखट पर ढेरों खुशियां लेके आपका इंतजार कर रही हो। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वजह से एक पैनिक जो है वो शहर के अंदर क्रिएट हो चुका है। और अगर खास तौर पर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर जब फेसबुक या दीगर ऐप्स को खोला जाता है तो अल्लाह ताला माफ करे ये कहते हुए कि बहुत सारी अमवात हैं जो कि हो रही हैं। और अगर मैं ज़ाती तौर पे अपनी बात करूं तो ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर इतनी अमवात का मैं नहीं कभी भी सुना जितनी कि इस दफ़ा हो रही हैं। और हर दूसरे तीसरे मोहल्ले के अंदर कोई ना कोई शख्स किसी ना किसी वजह से जो है वो लुकमा अजल बन रहा है। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस की बात की जाए तो लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक की वजह से मरे हैं, या फिर गुर्दों के पेशेंट थे, गुर्दों की वजह से मरे हैं, और कोई समझ रहा है कि डायरिया की वजह से मरे हैं। लेकिन एक चीज यहां पे क्लैरिफाई करता चलूं कि अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है तो जरूरी नहीं है कि आप सांस बंद होने की वजह से आपकी मौत हो सकती है, बल्कि इसके साथ साथ ये बहुत सारे और मसाइल हैं जिनको ट्रिगर करता है। अब वो मसाइल कौन से है? अगर आपको डायरिया हो जाता है यानी पेचेस लग जाते हैं तो उसकी वजह से भी जो इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर इस कदर ज्यादा बढ़ सकता है कि जो कि संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो ये हार्ट के प्रॉब्लम को ट्रिगर कर देता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो ये ब्लड प्रेशर को ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। और अगर आपको किडनीज का जो प्रॉब्लम है तो ये उस प्रॉब्लम को इनिशिएट कर देता है, बढ़ा देता है, बॉडी के अंदर इंफेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि इंफेक्शन को अगर किसी चीज ने बॉडी के अंदर कंट्रोल करना होता है तो वो आपकी किडनी है, क्योंकि जितने भी ब्लड के अंदर इंफेक्शियस डिजीजेज होती हैं या इसके अलावा जितने भी फासद मादे होते हैं उनको अगर किसी ने क्लैरिफाई करना होता है और वो आपकी किडनीज होती हैं। क्योंकि किडनीज जितने भी फासद मादे होते हैं ब्लड के अंदर से उनको फ्लश आउट करके यूरिनरी ट्रैक जो है उसके जरिए बाहर भेज देता है। इसलिए आप अपने किडनीज को बेहतर रखें, जंक फूड से दूर रहें, अच्छे खाने खाएं, और इसके साथ साथ फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब फ्रूट्स का इस्तेमाल क्यों इंपॉर्टेंट है उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि फ्रूट्स के लिए के अंदर विटामिन्स मौजूद होते हैं, मिनरल्स मौजूद होते हैं। वो विटामिन्स और मिनरल्स क्या करते हैं? एक तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, दूसरा आपके स्टमक की एसिडिटी को दूर करते हैं। क्योंकि अगर आपका स्टमक एसिड्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले सकते हैं। और फ्रूट्स खाने के साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश होती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, और इम्यून सिस्टम बूस्ट होने से आपकी एंटीबॉडीज जो हैं वो बॉडी के अंदर रैपिडली ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और जब रैपिडली ग्रो करती हैं तो आपके अंदर इस चीज की कुव्वत मुदाफत आ जाती है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बिना दवाई के लड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप हैवी वेट लिफ्टिंग करें, बल्कि अर्ली मॉर्निंग या शाम के औकात में आप वॉक करें। सिंपल वॉक आप 15 से 20 मिनट करें तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर भी स्टिमुलेट होता है और हार्ट के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में हमें करनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करें, नॉर्मल रूटीन के काम कर लें तो उससे भी हम अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ बूस्ट कर सकते हैं बल्कि कुव्वत मुदाफत को भी इस कदर बढ़ा सकते हैं कि कोरोना वायरस तो क्या दीगर बीमारियां जो हैं उनसे भी लड़ने की ताकत आ सकती है। तो विल पावर की गेम है, विल पावर अपनी बढ़ा के रखनी है, किसी चीज से घबराना नहीं है, और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से जल्द अज जल्द छुटकारा दे। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने बिलाल डोगर जो कि हमारे एंकर पर्सन है सिटी 41 के, उनको दावत दे रखी है। वेलकम बिलाल। बिलाल, ये बताइएगा, एक पैनिक क्रिएट हो चुका है जो कि पहले नजर नहीं आता था। अब दो सिचुएशन और दो स्टेजेस कोरोना वायरस के आने से आई। एक स्टेज वो थी जब ये पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक कह लें कि जंग छिड़ गई और बताया गया कि कोरोना वायरस आ रहा है और अवाम को डराया गया और डरी भी अवाम। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों ने मास्क भी इस्तेमाल किए थे, सब कुछ किया, लेकिन फिर डर आहिस्ता आहिस्ता उतरता गया। अब वो डर क्यों उतरा? क्योंकि खास तौर पे उस तरह से कोरोना वायरस हमारे माशरे के अंदर नहीं फैला था जैसे कि दूसरे मुल्कों में फैला था। उसकी वजह से लॉकडाउन भी क्योंकि किया था, लोगों घरों के अंदर मौजूद थे, इसलिए वो कहा जाता था जो कि कोरोना वायरस चल के आपके घर नहीं आएगा बल्कि आप उसे लेने बाहर जाएंगे। और लेने के लिए जब बाहर नहीं जाते तो घरों के अंदर महफूज थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन उठाया गया और अमवात की शरह यूं बढ़ी कि देखते ही देखते अब परेशानी का सामना है कि इतनी अमवात आखिर हो क्यों रही। किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम जो जनरेट होती है बॉडी के अंदर, वो कोरोना वायरस की वजह से हो रही हो या कोई और हो रही हो, वल्लाह इलम। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर यही समझा जाता है कि वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है। तो एक ये अब स्टेज आ गई है कि दोबारा से लोग डरे, पहले फिर नहीं डरे और अब दोबारा डर रहे हैं।
तो ये 3 स्टेजेस जो हैं इसका सामना रहा है। अब जब ज्यादा जरूरत है हमें कवर करने की, अपने आप को मास्क इस्तेमाल करने की, सोशल डिस्टेंसिंग की, तो अब उतना सीरियस नहीं लिया जा रहा जितना लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? हनान बहुत शुक्रिया। टॉपिक जैसे कि हमने तकरीबन 1 से 2 दिन बाद फिर कोरोना पे आ जाते हैं, तो यकीनन तौर पे एक ऐसा मौजू है जिसे अभी हम छोड़ नहीं सकते और ना छोड़ा जा सकता है, क्योंकि शायद आवाम को अगर कोई गाफिल हो रहा है तो हमें जगाना है, हमें उसे झंझोड़ना है कि खुदारा अपना नहीं ख्याल अपने बच्चों का कर लें, अपने बच्चों का नहीं ख्याल अपनी फैमिली का कर लें, फैमिली का नहीं ख्याल तो फिर मुआशरे का कर लें, अपनी सोसाइटी का कर लें, अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग्स में रहने वाले लोगों का कर लें। क्रूशल हालात हैं। ईद के बाद से 1 हफ्ता बाद से जो प्रॉब्लम शुरू हुई है, 2 हफ्ता ये बहुत क्रिटिकल रहे हैं। और सबसे अहम जो सूरत हाल मैंने देखी है वो ये है कि हमारी जो, मैं अवाम को जाहिल नहीं कहूंगा, कुछ एक सेक्टर है मखसूस जिसे हम 5%, 10%, 15% तक ले सकते हैं, वो इस हद तक जहालत में डूबे हुए हैं कि वो अभी भी सीधा होने का, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मास्क उनकी पॉकेट में है, आप रोकेंगे वो मास्क पहन लेंगे, पुलिस रोकेगी मास्क पहन लेंगे। अच्छा, आपने एक शो भी कंडक्ट किया था, बड़ा वायरल हुआ वो, जिसमें उससे शहरी से सवाल किया गया कि अगर आप नहीं मानते कि कोरोना वायरस है तो आइए आपको लाइड हॉस्पिटल लेके चलते हैं, आइसोलेशन वार्ड में कुछ वक्त गुजारें, उससे पता चल जाएगा आपको। हनान रियली अगर वो मैं आपने उस प्रोग्राम का जिक्र किया, लिटरली मैं सच बताऊं तो मजबूर हो गया था वो अल्फाज बोलने के लिए। मैंने क्यों बोले, एक शख्स है मोटरसाइकिल पे आ रहा है, उसने मास्क नहीं पहना, साथ मेरे मलिक उमर फारूक जो हमारे मिनिस्टर हैं, सूबाई वजीर हैं, मशीर वजीर पंजाब हैं, वो थे, तो उन्होंने पूछा आपने मास्क क्यों नहीं पहना, वो कहता जी कोरोना है ही नहीं। अच्छा, उसने फिर हमने कहा अगर तुम्हारा चलान हो जाए, तुम्हारा टायर की हवा निकाल दो, उसने मास्क निकाल के पहन लिया। मास्क भी गलाजत से अटा हुआ गंदा था। अब जब उसने ये मास्क पहन लिया तो मेरा अगला उससे सवाल था कि अब तुमने मास्क क्यों पहना है। अच्छा, मैंने इतनी देर में क्वेश्चन दूसरी तरफ करने लगा तो वो फौरन ही 1 से 2 सेकंड के अंदर ही अपना मोटरसाइकिल किक मारी और चलने लगा। मैं उसे भाग के पकड़ा और भाग के पकड़े बाद हसन चौहान मेरे साथ थे, जो कि उन्होंने फॉलो अप करते हुए वहां गए और कैमरा आगे लेके आए, क्योंकि डेफिनेटली मैं चले जाता, आवाज आई थी लोगों को, शायद वो वायरल क्लिप होने में बड़ा किरदार मेरी टीम का था, शाहजेब और हसन का। और जब मैंने वहां पहुंच के उससे बात की तो आगे से कहता है मुझे कोरोना दिखाएं। मैं फिर आओ, क्योंकि यकीनन तौर पे यार थक गए हनान भाई उन लोगों को कह के कोरोना, वो कहते कोरोना दिखा दें। देखिए, अगर तो वो वायरस हमारी पॉकेट में हम निकाल के उसे दिखा देंगे भाई ये देखो ये कोरोना। अच्छा, फिलहाल कॉल भी हमारे साथ मौजूद है, एक कॉलर को भी ले लेते हैं। कॉलर हमारे शो का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? मैं मुदस्सिर अली बात कर रहा हूँ, शेखुपुरा रोड, भट्टा साहब से। जी मुदस्सिर साहब, पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? मैं बिलाल साहब को बहुत बहुत सलाम कहता हूँ दिल की गहराइयों से। और बिलाल डोगर साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज से पिछले साल भी मैंने आपको कॉल किया डोगर साहब, तो शायद आपको याद हो, आपके साथ इधर वो फैजुल्ला का मौका था, मैंने आपको बाई पठास साहब जो लिंक रोड है इसके हवाले से बात की थी कि इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी हो जाती है। अभी भट्टे साहब को जो क्रॉसिंग कट है वो जो ना वार्डन वालों ने ब्लॉक रख के बंद कर दी है, इसके मुताबिक हमें जो यू टर्न दी है वो माना वाला खूह वाला चौक से दी है। अभी आप देखिए इतनी दूर से हमें कट लेना पड़ता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिली रिक्वेस्ट है कि आप ये हमारे मसले को हल करवा सकते हैं, आपने करवाना है, आपसे हमें बहुत उम्मीद है, ठीक है। और हुक्मरान से कहें कि भाई कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आप हमारे भाई हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे और कामयाबी दे। यही डॉक्टर साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो मेहरबानी करें। साहब बहुत शुक्रिया आपका। बिलाल, मसाइल का अंबार लगा पड़ा है हमारे शहर फैसलाबाद में। शहरियों का ये कहना है कि जैसे ये रोड का बता रहे थे, और इनका कहना था बाई वाला रोड जो है उस पर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है, इसी तरह के बहुत सारे रोड्स और भी हैं। लोगों की फरमाइशें हैं कि इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए, लेकिन नहीं करवाया जा रहा। जिस रोड की ये जिक्र कर रहे हैं मुझे अभी भी अल्फाज याद हैं, ये बिल्कुल आपके साथ एक यहाँ चेयर लगी थी, फैजुल्ला का मौका यहाँ बिल्कुल बरजुमान थे, उन्होंने कहा मैं वादा करता हूँ इस रोड को कुशादा करेंगे और यहाँ के लिए प्लान ज़ेरे गौर है। लेकिन इस भाई के लिए मैं, क्योंकि ये देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि फैजुल्ला को मौका साहब से मेरी बात कुछ दिन पहले हुई थी, तो मेरी तो ये दुआ, पहले हमारा जो एक मेट्रो बस शुरू हो चुकी है ना, जिसे कश्मीर पुल अंडरपास कहते हैं, मैं उसे पेशावर मेट्रो कहता हूँ, क्योंकि वो भी वो एक ऐसा हाथी है जो ना यहाँ कंप्लीट हो रहा है ना वहां हो रहा है, और वो ऐसा सफेद हाथी जो हमारे गले में लटक चुका है। मेरे ख्याल में हम सबसे पहले तो मुश्तरका पूरा फैसलाबाद दुआ करेंगे कश्मीर पुल अंडरपास बन जाए, उसके बाद ही दूसरे मंसूबों की तरफ मेरा ख्याल इनका ध्यान आएगा। अभी बिलाल, मुझे यूं महसूस होता है कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MP MNA वो मसाइल को ठीक तरीके से अवान के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर देखा जाए तो राजा रियाज बोले मोटरवे के इशू के ऊपर भी, और एक बिलाल इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से?
मैं जनाब अमीनपुर बाजार से बात कर रहा हूँ। जी जी नवीद अब्बास। जी सर, पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? यार मैं भैया पूछना नहीं चाह रहा, एक आपके तवज्जुह से ना रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। फैसलाबाद की जो इंतजामिया है, हमारे इधर घंटा घर के पास, मतलब घंटा घर से सिर्फ अगर 20 से 50 मीटर की दूरी के ऊपर बाल बहुत सेल होती है और इतना रश लगा रहता है, हमें खुद डर लगा रहता है कि जी ये कोरोना का जो प्रॉब्लम है, कहीं ये चलता चलता जो है ना वो हमारे बाजारों में और वो एक तो कारोबार का बड़ा मसला बन जाएगा बाद में। जाहिर सी बात है, अगर कोरोना यहाँ पे फैला तो अल्टीमेटली यहाँ पे कारोबार भी सीज हो जाएगा, हर बंदे का काम बंद हो जाएगा। बंदे पहले भी ज्यादा परेशान है। जी बहुत शुक्रिया नवीद साहब, बड़ा अच्छा मौजू है जो कि आपने उठाया। इनका कहना है कि ताजर जो हैं इस वक्त परेशान है, क्योंकि सारे ताजर तो एक जैसे नहीं। अगर कह रहे थे कि दुकानें खोल दी जाएं तो बहुत सारे ताजर अभी भी एहसास दिल रखने वाले हैं और इस चीज को सोचने वाले हैं कि खास तौर पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, रश ना एक जगह पे डाला जाए। तो इंतजामिया इस हवाले से मुतहरक हो। इनका कहना है कि ना तो मास्क का इस्तेमाल किया जाता है और एक ही जगह पे क्लस्टर बन जाता है लोगों का, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा ज्यादा है। हनान, सबसे पहले मैं एक अपनी पुरानी बात को कंप्लीट कर लूं जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो रोड के हवाले से। हम उसे आपके प्रोग्राम के अंदर बट डिस्कस हो गया, मैं थिंक इंतजामिया देख रही होगी। बजट नहीं है तो खुदारा हमारे जो बजट रिलीज हो जाए, उम्मीद है इस बजट के अंदर कुछ चीजें बेहतर होने की उम्मीद है कि आ सकता है, क्योंकि कोरोना से हटके अब कह रहे हैं बजट के अंदर कुछ चीजें आएंगी। तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब कुछ तरक्याती बजट आता है तो हमारे फैसलाबाद की तकदीर बदल जाए। सबसे पहले तो जो बड़े रोड हैं, जुमरा रोड, जनावर रोड, समुद्री रोड, सत्याना रोड, इसके अलावा जंग रोड, सरगोदा रोड, ये 6 रोड की तकदीर बदल जाए तो शायद फैसलाबाद का कोई मुंह जो है वो नजर आने लगे। दूसरा जो इनका बात है ताजरों वाली, तो मेरे ख्याल में हनान, हम जब शो करते हैं आप देखते हैं ताजर जो है ना वो संजीदा है लेकिन अवाम संजीदा नहीं है। वो वहां जाके खुद तो मेरे ख्याल में मैं लफ्ज सख्त है, मरना चाहते हैं, लेकिन साथ वो उस दुकानदार के भी गले पड़ना चाहते हैं कि तुम्हारा कारोबार जो चल रहा है ना, हम तुम्हारे पे एहसान कर रहे हैं, तुम्हारे पास खरीदने आए हैं। दुकानदार इस हद तक परेशान है कि वो कह रहे हैं यार कि उन्होंने काउंटर लगा दिए हैं जहां दुकानों के बिल्कुल मेल जोल था, और काउंटर लगा दिए कि अवाम थोड़ा सा फासला रखे, लेकिन कोई ख्याल नहीं कर रहा। सैनिटाइजर लेके दुकानदार बाहर खड़े हैं स्प्रे करने के लिए। ये अवाम को ये देखें कि एक औरत से मैंने झाल 9 नंबर गली में सवाल किया कितने की शॉपिंग की, कहती 9000 का, 9000 की। मैं कहा मास्क कितने का है? 20 रुपए का। मैं कहा वो पहना नहीं आपने। अच्छा, वो देकर दुपट्टा ले लेती हैं। ये बताना है कि खुदा का वास्ता जो पहनी हुई है उनको बचाएं, जो नहीं पहन रहे आपको अगर मरने का शौक है मरें, लेकिन खुदा के वास्ते उन्हें तो बचाएं जो इस प्रिकॉशन मेजर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो मास्क पहने, जो ग्लव्स पहने, जो अपने आप को महफूज करके चल रहे हैं। आप बेसिकली अपने लिए खतरा नहीं है क्योंकि आपने तो सोच लिया कि आपने मरना है, लेकिन आप उनके लिए खतरा है जो अपने आप को बचा रहे हैं और बाकियों को बचा रहे हैं, जो अच्छे शहरी होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो उनके लिए तो रिक्वेस्ट ये है कि वो लोग जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। और डीसी अच्छा, एक चीज बिलाल यहाँ पे बहुत नोट करने की जरूरत है, वो ये है कि करेंसी जो है हमारी, नोट जो है, ये सबसे ज्यादा कोरोना वायरस फैलने का सबब बन रहा है। इस पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? जी, असगर अली जाफरी बात कर रहा हूँ रजाबाद से। सर क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। असगर साहब पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक तो अप्रिशिएट करूंगा बिलाल डोगर साहब को और आपकी पूरी टीम को, क्या माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं और लोगों को, चीजों को अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। ठीक है, आजकल ये जो वबाई अमराज फैली उसके बारे में भी तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना, आपने पहले भी प्रोग्राम किए हैं ये खास तौर पे इंक्रोचमेंट के बारे में। पहले तो रोडों पे इंक्रोचमेंट, मैं थोड़ा आपका जो ना ध्यान ये खास तौर पे ये जो कॉलोनियां बनी हुई है वहां पे अगर आप देखें तो जो 20 फुट की सड़क है ना वो तकरीबन 5 फीट ही रह गई है, 5 से 7 फीट। ये गुलाम अहमदाबाद इतनी बड़ी कॉलोनी थी, ठीक है जी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है, लोगों की खुशी गमी के लिए ये पार्क वगैरह बनाए हुए थे। अभी आप अगर उधर जाके देखें तो ये एक सियासी पनाह ली हुई है सब लोगों ने। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि बिलाल डोगर साहब को ये काइंडली ये गुलाम अहमदाबाद की तरफ या किसी और भी ये कॉलोनी खासतौर पर गुलाम अहमदाबाद की तरफ आए और देखें कि किस तरह लोगों ने जो है ना 3 मरले उनकी जगह है, ताकि आप डीसीओ साहब तक भी ये पहुंचाएं कि कम से कम लोगों तक ये अवेयर करें कि जितनी जिसकी जगह है। ग्रैंड ऑपरेशन जो है
वो गुलाम अहमदाबाद के अंदर किया गया था, जिसके अंदर चूड़ माजरा चौक का रोड था, कबूतरा वाला चौक का रोड था, और इसके साथ साथ जनरल अस्पताल का जो लाइन है वो मुकम्मल तौर पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसकी जानिब से जितनी भी पार्किंग बनाई गई थी आउटसाइड द रोड जाके, जिसमें कह सकते हैं आपके इंक्रोचमेंट में आता था, उस ऑपरेशन के अंदर तमाम के तमाम गराज जो कि गाड़ियों के लिए घर वालों ने अपने घरों के बाहर बनाए हुए थे उसे उखाड़ फेंक दिया गया था, और जो रोड थी जो कि कशादा नहीं थी उसे कशादा किया गया। और यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ग्राउंड्स जो कि मौजूद थे गुलाम अहमदाबाद के अंदर, उनमें से भी इंक्रोचमेंट को हटाया गया था। अभी भी जैसे आप कह रहे हैं वो सही ठीक बात है, बहुत सारे जगहों पे ऐसा होगा कि लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर बिलाल से भी दरख्वास्त करेंगे कि वक्तन फवक्तन जो है वो नजर डलवाएं ताकि फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उस पर एक्शन ले सके। बिलाल, इसी पे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले असगर साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि गुलाम अहमदाबाद में इंक्रोचमेंट के हवाले से बात कर रहे थे। बिलाल, गुलाम अहमदाबाद की खासतौर पे बात की जाए, यहाँ के रोड बड़े कशादा बनाए गए हैं और ये क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है तो प्रॉपर मंसूबे के तहत इस कॉलोनी को बनाया गया था। अब इशू ये पेश आ रहा है जैसे कि इंक्रोचमेंट का इनकी जानिब से बताया जा रहा है, शाही चौक है गुलाम अहमदाबाद में, बड़ा फेमस चौक है, और वहां से अगर कादराबाद चौक की तरफ जाएं तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। रोड कशादा होने की वजह से रोड अगर 500 फीट या 500 फीट चौड़ा है तो 500 फीट उसके साथ भी छोड़ी हुई है जगह, तो इतने कशादा रोड के ऊपर है जो इंक्रोचमेंट है वो फिर रेस्टोरेंट के लिए अगर किसी ने छोटी सी दुकान ली है तो दुकान के आगे अपनी दुकान से 5 गुना ज्यादा जो जगह है वो मली हुई है उन्होंने, और उसके ऊपर टेबल्स, काउंटर्स और पता नहीं क्या कुछ लगा के वहां पे सिस्टम अपना शुरू किया। और एक नहीं, दो नहीं, कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, कई दुकानें ऐसी हैं जिन्होंने वहां पे इंक्रोचमेंट की हुई है। तो आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, इसके हवाले से किस तरह से ऑपरेशन किया जाए और वहां पे जगह की सफाई किस तरह से की जाए? हनान, ये एक ऐसे शहरी हैं जिन्हें हमें शाबाश देनी चाहिए, खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। असद साहब ने एक अच्छा पॉइंट दिया, लेकिन इन्हीं के मोहल्ले के अंदर 6-7 ऐसे लोग होंगे जो ऐसी ऐसी सिफारिशें लड़ाएंगे, और जो थड़े की सियासत है ना, मैं फैसलाबाद के अंदर बहुत ज्यादा इस चीज को कंडेम करता हूं कि यहाँ थड़े की सियासत बहुत होती है। ये थड़े वो नहीं है जो हम बैठ के थड़ों की सियासत की जाती है, एक पुराना लफ्ज है जहां थड़ों पे बैठ के सियासत होती है। ये वो थड़े हैं जो लोगों ने घरों के बाहर बनाए हैं सिर्फ अपने एमएनए एमपी को वोट देने के लिए कि साढ़े थड़े नटवा देवे। ये एक इंतहाई गलत रवैया है कि हमने पहले घर 5 मरले का लिया है और उससे 5 मरला बाहर हमने ऊपर सड़क के इंक्रोचमेंट की होती है। एक रोड है ना जो मैक्सिमम वो होता है, चले अगर हम गुलामाबाद के रोड की बात कर लें 80 से 100 फुट का है, उसके साथ दोनों तरफ 10 से 20-20 फुट शोल्डर, जैसे हेड शोल्डर का आ जाता है वो छोड़ा जाता है, हेड शोल्डर कवर करते हैं, उसके फिर साइड पर आपके होते हैं फुटपाथ और जो बरसाती नाले वो भी कवर्ड है, उसके बाद आपके हेड शोल्डर्स भी कवर है, फिर आपके रोड के ऊपर एक एक येलो लाइन के अंदर एक एक जो एरोज हैं वहां तक ये लोग पहुंचे हैं। ये तो मेन रोड्स की बात है, लेकिन आप किसी भी फैसलाबाद की गली मोहल्ले में, गुलामाबाद क्योंकि आप नजदीक वहां रहने वाले हैं, वहां कहीं चले जाएं, वहां किसी गली के अंदर आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी ने घर के अंदर गाड़ी, भाई अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो आप वैसे भी, जैसे हम लाहौर जाएं तो उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो लोग गाड़ियां लगाते हैं बाहर गली के अंदर ताकि दूसरी गुजर सके। अच्छा, खासकर गुलाम अहमदाबाद में ना एक बड़ा खूबसूरत तरीका अपनाया जाता है, रिवाज है जगह को घेरने के लिए। वो क्या है कि पहले ग्रीनरी करते हैं वहां पे ताकि महसूस ये हो कि एक पार्क बनाया रोड के साथ छोटा सा ना, तो घर के अंदर जितनी उनकी जगह होती है उसके ऊपर घास लगाते हैं, घास लगाने के बाद पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने के बाद तार लगाते हैं, तार लगाने के बाद फिर गाड़ी कवर करना शुरू करते हैं और फिर प्लास्टिक का पूरा लगा के जंगला उसे कवर कर लिया जाता है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद इकराम भाईवाला से बात कर रहा हूँ। जी इकराम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर 5 साल पहले ना मेरी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई थी। जी जी हेलो जी, सुन रहे हैं आप, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो सर मैंने ना तमाम अदारों में भी खाता किया है, ये बेनजीर इनकम प्रोग्राम में भी किया, अभी जो चला था ये 12,000 रुपया दिया था उसमें भी बात की है, तो तमाम मुझे मैसेज आता रहा है कि जांच पड़ताल हो रही है, उसके बाद मैसेज आ रहा है कि आपका है नहीं है। मेरे 5 बच्चे हैं, वो 5 साल से मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अगर भाई डॉक्टर है तो उनको पता होगा। 11वीं और 12वीं जो डिस्क है ना वो डैमेज जो मगर में इंटरव्यू हुई हुई है, साहब का प्रॉब्लम है, मुझे टांगों के पट्टे का।
दूर कर सकते हैं ना। जी अकराम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इनका कहना है कि रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम था और 5 बच्चे हैं घर के अंदर मौजूद हुए। एहसास प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किया लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। इस तरह के यही नहीं बिलाल, बहुत सारे लोग हैं जो कि मुस्तहिक है, लेकिन ठीक चीज मुस्तहिक अवाम तक पहुंचने के लिए क्या यह जरूरी है कि आपका रेफरेंस MPMNS के साथ होना चाहिए? अच्छा, एहसास प्रोग्राम तो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ नजर आया हमें। बहुत सारे लोगों के नाम आए और फिर ये कहा गया जो कोरोना का पेशेंट होगा पॉजिटिव होने के बाद घर जाएगा उसे 1 लाख मिलेगा। वो 1 लाख पता नहीं किसको मिले, या अब 10 लाख की स्कीम में हमें ऐड होना पड़ेगा गरीब लोगों को कि मर के 10 लाख घर वालों को मिल जाए। अब पता नहीं उस स्कीम में मर गए तो पैसे ना मिले, ये भी एक सवालिया निशान हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर कुछ अनाउंस करती है तो उसे लेके चले खुदा रहा। उसे देखिए, ये गरीब लोग हैं और ये कोई बहुत ज्यादा उम्रा नहीं है। हमारी इस कोरोना ने मिडिल क्लास को लोअर मिडिल क्लास में शामिल कर दिया है और लोअर मिडिल क्लास को लोअर में ले गए। लोअर वाले वैसे भूखे सफेद पोशी में मरने वाले हो गए हैं। अब एक मेमी और एक बड़ा मशहूर हुआ है इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान साहब खड़े हैं, वो किसी ने डमी बनाई है और वो मरीज लेटा हुआ है, तो उसने कहा घबराना नहीं है। उन्होंने खान साहब मेहरबानी उनको घबरा लेने दो सामने। तो ये सूरत हाल आवाम की हो चुकी है कि अब घबराने तो थे, जो आपने पहले जिक्र किया था कि घबराना नहीं है, हनान लोगों को घबरा लेने दें, क्योंकि आवाम यही कह रही है कि खान साहब इतनी इजाजत दे दें कि हमें घबरा ही लेने दें। क्योंकि जो हालात आपने कह दिए, जैसे आपने पहले कहा कि हमारे MNA MPs के पास इतनी वुकत नहीं है, वुकत इनके पास है। प्रॉब्लम ये है कि अब फैजुल्लाह कमोका, मैं उनकी अहमियत बता देता हूं, ये कोर कमेटी के मेंबर हैं वजीर आजम के, उस कोर कमेटी के जिसमें 3 गवर्नर हैं, तमाम फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो कि मखसूस, और एक वाहिद शख्स है जो कि रेवेन्यू कमेटी के चेयरमैन है, MNA सिंपल, और ये वो वहां है। अगर ये वहां कोई भी इशू हाईलाइट करे, और मैं सच्ची बता रहा हूं, फैजुल्लाह साहब से इतनी मेरी बात हुई कि वो हाईलाइट करते, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अहमियत नहीं दे रहे। फैसलाबाद के सियासतदानों को अपनी लड़ाइयां छोड़नी होंगी, अपना थोड़ा कद जो ना कद काट के जिसे कहते हैं सियासत का, वो बड़ा करना होगा। जंग में अगर वजारतें मिल जाती हैं तो फैसलाबाद में क्यों नहीं मिलती? फैसलाबाद को नुमाइंदगी से महरूम क्यों कर दिया जाता है? वो शहर जिसे पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सीटें दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं बार बार ये बावर करवाता हूं कि शायद इमरान खान के कान में को सुना दे, खान साहब सीटें ऐसी दे के जिताया हुआ। इस शहर के ऊपर रहमो करम करें। जनूबी पंजाब के अंदर बहुत करम हो चुका है, हमें भी कुछ दे दें, हमारे रोड्स देख लें। सिर्फ एक बार वजीर आजम को सिर्फ ये बता दो, जब आपने फैसलाबाद फेडमिक आना था, आपको एयरपोर्ट पर क्यों नहीं उतारा गया? इसलिए उतारा नहीं गया क्योंकि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और सिविल एविएशन की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट क्लियर था, लेकिन DC फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद ने क्लियर नहीं किया, रोड टूटी हुई थी। और इस हद तक टूटी हुई थी, आपको खुद याद है कि जिस हद तक हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर, अभी फ्लाइट्स बंद हुई हैं, जब भी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है 4-5 मुसाफिर लुटे जाते हैं। इतने बड़े असूल ये होना चाहिए बिलाल के जहां पे सूरत हाल सबसे ज्यादा रोड्स की खराब है, वजीर आजम को वहां से लाया जाए, उसे पता चले कि ये वो अवाम है जिसने मुझे वोट दे के जिताया, अब इसके मसाइल मैंने हल करने। जब उसे महसूस ही नहीं होगा कि वो किस तरह से मसाइल से 2-4 होके या उस रोड से किस तरह से गुजर रहा है, वो उस पर एक्शन किस तरह से लेगा? खान साहब गरीबों के वजीर आजम है ना, तो वो गरीबों वाले रोड से तो नहीं गुजर सकते। ये तो बड़ा सवालिया निशान उनके ऊपर लगा है। खुद PTA के लोग इस बात पे तंग आए हैं कि खान साहब ये ना करें, हमने इस बात पे आपको वोट दिए थे, उससे तो ना फिरे ना। और सबसे अहम चीज जो मैं आपको बताता हूं, जो रोड लारी अड्डे को आता है, ठीक है, वहां आपने देखा अब पैच लगे हैं, वजीर आजम के आने पर खाका लगा है सिर्फ। यानी ये हमारी इंतजामिया में बिलाल हमने चीख चीख के लगवाए हैं, उन तक आवाज पहुंचाइए कि खुदारा कुछ शर्म कर ली जाए। लोगों की लाखों की गाड़ियां हैं, मोटर बाइक्स हैं जो कि खराब हो रही हैं उन खड्डों की वजह से, तब जाके इनको 6 महीने बाद अब ख्याल आया। और इसी तरह ख्याल अगर दूसरे रोड्स का भी आ जाए तो फैसलाबाद संवर सकता है किसी हद तक। अब नए प्रोजेक्ट्स तो नहीं है, पैचेस भी नहीं लगा रहे। मैं कह रहा हूं कि अब पैचेस वाली सूरत हाल ही नहीं रहेगी। आपका समुद्री रोड और जलावन रोड एक साइड बंद हो चुकी है, मुकम्मल बंद हो चुकी है। जुमरा रोड टोटल टूटा हुआ है आपका, आपने खुद देखा जितने गड्ढे हैं। और वो आजादी तबस्सुम साहब ने शुरू करवाया था, लेकिन वो नून लीग वाले थे, तो रोड वहीं रुक गया है, वो आगे बन नहीं सकता क्योंकि PTI ने अपना बोर्ड लगवाना है उसके ऊपर। लेकिन इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ चलें, एक पूरे शहर में रोड है, वो है साइयां वाला, और उसके ऊपर ही एक्सप्रेस वे के ऊपर आपने देखा होगा काम खराब होना शुरू हो गया। उसके ऊपर एक बड़ा तोहफा है कश्मीर अंडरपास, वो बनेगा तो आगे साइयां वाला कोई लोग पहुंचेंगे ना, वही पूरे शहर के लिए नाम बना हुआ है। अब इसके बाद गिफ्ट्स पता नहीं गवर्नमेंट ने और कितने के देने हैं हमारे फैसलाबाद की आवाम को। ये बताया जा रहा है
कि सरासर आपने शायद गलती कर दी है इनको वोट्स देके। मुझे तो ये होता है कि वो एमपी एमएनए जिन्होंने वोट की ताकत से आए हैं, जब अवाम अपने मसाइल लेके उनके पास जाती, किस तरह से उनको फेस करना है? यकीन तौर पर ये ऑफ द रिकॉर्ड वो भी बहुत शर्मिंदा है। वो लोग बताते हैं, वो बेचारे कहते हैं हमारा नाम। मैं मियां वारिस साहब को एक शाबाश देना चाहूंगा। मैंने उनसे कहा मियां साहब आपका डी टाइप वाला अंडरपास बनना था, कहता डोगर साहब मैं नहीं बनवाना, इतना ही ठीक है, अच्छी तरह से सड़क बनवा के खुली करवा लेंगे, काम चल जाएगा। और ये उनका फैसला सही था। वो दूर अंदेश साबित हुए। कश्मीर पुल वाला फंस गया, उन्होंने नहीं बनवाया तो सुख में है, नहीं तो ये लोग भी वैसे होने थे जैसे हम उधर कश्मीर पुल वालों की सूरत हाल है। और कश्मीर पूरा आप कनाल एक्सप्रेस में देख लें, टोटल टूट चुकी है, जगह जगह से उसमें भी गड़े हैं, यानी कि एक रोड बची थी, अब उसकी भी सूरत हाल बिगड़ना शुरू हो गई है। फिर अच्छा, हुकूमत से भी नाला नजर आते हैं इनके जो एमपी एमएनए, उमर फारूक जिसकी आप बात कर रहे थे, मॉर्निंग शो में भी आए थे, तो उन्होंने भी बताया था कि हम कह देते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा। यानी वो एक परेशानी होती है ना यार, ऐसी कई दावा लेकिन मानते नहीं। मलिक उमर फारूक, अजमल चीमा, ये वो लोग हैं जो आजाद जीते हैं, आजाद हैसियत से जीत के इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। किस विजन के मुताबिक? आपको ये पता है, मैं मलिक उमर फारूक को इसलिए क्रेडिट देता हूं कि वो गलती तस्लीम करते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये गलत हो रहा है, मैं इसके खिलाफ बोलूंगा, ये वजीर आला गलत कर रहे हैं, मैं उन्हें जाके बात करूंगा इसमें। यार एटलीस्ट आप इतना दम तो रखें, बात ही कर लें जाके बाकी भी। अगर ये बाकी साथ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की टिकट पे जीत गए हैं ना, ये टिकट पे नहीं जीते, ये अवाम ने जितवाए हैं। बिलाल आखिर बात क्या है, ये जाके प्रेजेंट क्यों नहीं करते? क्या इनको जब कोई शिकायत ये करते हैं वजीर आला या वजीर मशीर इनको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं? चक्कर क्या है आखिर? मेरे ख्याल में ताबेदारी ज्यादा इनके अंदर है, ये ताबेदार बच्चे हैं सारे। मतलब मेरे ख्याल में फैसलाबाद के अंदर हाफिज मुमताज हैं, सूबाई वजीर हैं, और फैसलाबाद एक्साइज का हाल आप खुद देख लें कि वहां अभी तक एक निकासी का मसला पानी का नहीं हल हो सका। मेरे ख्याल में उनको शायद ये कोई न्यूज भी देखी हो हमने कि वहां पे जाके मसाइल सुने हो, या एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से उन्होंने कोई इनिशिएटिव बड़े बोल्ड किस्म के लिए हो, तो उनके तो कोई लिए बोल्ड इनिशिएटिव के पहले प्लेट से कंप्यूटराइज थी, अब 1.5 लाख वैसे पड़ी हैं, आई नहीं, आज तक कॉपी नहीं बनी। ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा फैसलाबाद को, फैसलाबाद ही पंजाब को एक तोहफा दिया मलिक हाफिज मुमताज साहब ने कि दोबारा कोई मुझे वोट ना दे, क्योंकि मैं इस हैसियत का नहीं हूं कि मैं मुंतखब हो सकूं। हमारे साथ एक कॉलर बिलाल मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? अब्दुल हमीद बात कर रहा हूँ जी, फैजाबाद से, सरफराज कॉलोनी से। जी अब्दुल हमीद साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हम ये नड़वाला रोड जो है, ये कोई 2-3 किलोमीटर का टोटा बनने वाला रहता था। अभी जो हमारे पहले एमपी एमएनए थे उन्होंने तो बनवा दिया था, जफर नागरा साहब से उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। ये अब वाले जो फंड भी देते, क्या कर रहे हैं, इनको खुदारा इन लोगों का कोई करे, इनको भाईजान मेहरबानी करे। लोगों की रीढ़ की हड्डियों का मसला बन रहा है, मोरे हिल रहे हैं लोगों के। जी अब्दुल हमीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल, वही बात बताई जा रही थी कि नून लीग के एमपी एमएनए तो चलो फिर भी किसी ना किसी हद तक अवाम का काम करवाते थे, अब उनका कहना है कि काम नहीं करवाया जा रहा, और टूटे रोड होने की वजह से। ये बड़ा अच्छा पॉइंट इनकी तरफ से उठाया गया कि बाइक पे जब सफर करते हैं बार बार झटके लगते हैं, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम बन रहा है। बहुत सारे लोगों के रीढ़ की हड्डी में बल्ज बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको तकलीफ होती है। तो इसका हल कोई ना कोई गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये वो रोड बता रहे हैं नडवाला, जिसकी हालत बहुत बेहतर है, जो आप समनाबाद से और गुलामाबाद से गुजर जाते हैं, बहुत बेहतर। मैं कहता हूं सबसे बेहतर रोड फैसलाबाद का साइयावाला के बाद वो होगा, जिसे उसकी वजह ये थी कि ये नून लीग के आखिरी दौर के अंदर जो आखिरी वक्त इनका आखिरी सांसें चल रही थी, तब नया तामीर किया गया था। अब ये देखें कि अगर आप इसके मुतबादिल सरगुदा रोड देख लें, ये जहांग रोड में तो 2 रोड तो समुद्री रोड और जड़वा रोड को तो मैं शामिल ही नहीं करता, बंद हो चुके हैं। एक साइड जिस रोड की बंद हो जाए वो तो उन मेंबरान असेंबली के लिए शर्म की सूरत हाल है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने मुंजी की काश्त करनी है, सबसे बेहतर वो रोड हैं, क्योंकि वहां पर अक्सर औकात पानी खड़ा ही रहता है। और मैं सबसे बड़े मैं मेंबरान असेंबली के नाम जिक्र इसलिए करता हूं, रजा नसरुल्लाह घुम्मन साहब हैं, 2 बार एमपी है, 1 बार एमएनए। अब हम किसी ऐसे शख्स से, शेख खुर्रम शहजाद से इतराज कर लें, चले 1 बार एमपी रहे कि 1 बार एमएनए, चलें ख्याल कास्त्रो से या मियां वारिस को कहें, पहली बार एमएनए के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं आइमा बात कर रही हूँ चिन्योट से। तो मैं आपकी जो है ना वो वजीर आला तलीम जो है ना मुराद राज साहब, जी, उन्होंने मीडिया पर ऐलान किया था कि हम जो है ना हमने अपने पैप स्कूलों को जो मई की पेमेंट है वो अदा कर दी है, लेकिन स्कूल मलकान जो है वो हमें ये कहते हैं कि उन्होंने कोई पेमेंट अदा नहीं की, वो झूठ बोल रहे हैं।
तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप मुराद राज साहब को या तो यहाँ मीडिया पर बुलाएं, उनसे आप बाकायदा इंटरव्यू लें कि वो झूठ बोल रहे हैं या स्कूल मलकान झूठ बोल रहे हैं। जी आयमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनकी तरफ से जो रेज किया गया है, उठाया गया है, वो ये है कि स्कूल मालकान टीचर्स को उनकी अदायगियां नहीं कर रहे, उनके जॉब्स के पैसे नहीं दे रहे, उनकी तनख्वाहें नहीं दे रहे। इसी सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया है। तो कहीं मत जाइएगा नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। और उनका कहना था कि स्कूल मालकान जो हैं वो तनख्वाहें नहीं दे रहे उनको, और ये मसला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का नहीं बल्कि इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ पे जो स्कूल टीचर्स हैं फैसलाबाद के अंदर, उनका भी यही मसला है। उनका ये कहना था कि वजीर तालीम का इस चीज़ पे ध्यान डलवाया जाए ताकि उनके घरों का सर्किट जो है वो चल सके। बिलाल, क्या कहेंगे, ये ऐसा मसला है जिससे फैसलाबाद भर के टीचर्स जो हैं वो दो चार हैं, बड़े बड़े नामवर स्कूल और ऐसी तंजीमें जो कि बड़े बड़ी चेन्स हैं स्कूल चलाने की, वो भी अपने टीचर्स को तनख्वाहें नहीं दे रहे। क्या कहेंगे इस? हनान, इन्होंने कहा वजीर तालीम मुराद राज साहब को कहें कि इधर ध्यान दें। मैं उन्हें कहूंगा कि मुराद राज साहब अपनी हुकूमत की तरफ ध्यान दें कि आप वजीर हैं और आप हुकूमत में हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि थोड़े को हुकूमत है। मतलब उन्हें आई थिंक सो अभी तक यही नहीं रियलाइज हो सका कि उन्होंने कुछ करना है। क्योंकि अक्सर मैंने एक वीडियो देखी तो खान साहब कह रहे थे गंदम स्मगल होगी, तो किसी नीचे ट्वीट के अंदर जिक्र किया था खान साहब तुसी वजीर आजम तुसी रोकनी है। आप किसे बता रहे हैं कि ये ऐसे ट्वीट्स करते हैं और ये गवर्नमेंट ट्वीट्स के ऊपर क्यों चल रही है? ये एक खबर देते हैं, उसका नोटिफिकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन 20-20 दिनों के बाद आए हैं, तो कैसे चलाएंगे? ये मुराद राज साहब की वजारत है जी, ये चला रहे हैं। आपने कॉम्पिटेंट बंदे रखने थे। हमने तनकीद की पहले सूबाई वजीर जो थी जो हेल्थ की थी, लेकिन उन्होंने कोरोना के अंदर अच्छा काम किया, हमने उन्हें क्रेडिट दिया। अब खास तौर पर मुराद राज साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन ये जो मोहतरमा थी जिन्होंने कॉल की थी, मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स के पास कितनी फीसिस रिकवरी है। जो स्कूल शहरों के अंदर है उनकी 20% और जो देहात के अंदर उनकी 5%। आप ये बताएं 5% रिकवरी के बाद वो बिल भी दे सकेगा? वो अपना स्कूल खाली छोड़ा। मेरा एक ऐसा दोस्त है, ऐसे जाने वाले हैं जिन्होंने अपने स्कूल छोड़ दिए हैं, बिल्डिंग के वापस। इसके लिए कोई गवर्नमेंट को लाहेअमल बनाना चाहिए था। मतलब एक पूरा चेन साइकिल है जो कि एजुकेशन सिस्टम का मुतासर है, उसे बनाने के लिए थिंक टैंक इन्होंने किसे चूज किया है? मतलब कौन है जो कि इस बारे सोचेगा कि इस निज़ाम तालीम को किस तरह से चलाया जाएगा? जब इनिशिएटिव कोई प्राइवेट लोगों की तरफ से लिया जाता है उस पर भी गवर्नमेंट को एतराज होता है और गवर्नमेंट खुद भी इस पर कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, जो आपने कहा ना एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, एक फ्रेम बनाना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये तो इन्हें करना चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजों पे बंद करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो ये ऐसी गवर्नमेंट है जो कि अपनी गलतियों से सीख भी नहीं रही। मेरे ख्याल में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब को आई थिंक सो वजारत आला किसी तरह दे दी जाए कि शायद चले। एक्चुअली मेरे ख्याल में वो ज्यादा एक्टिव लगते हैं वजीर आला, और बाकी पूरी कबीना से ज्यादा एक्टिव एक सिंगल मैन अपना काम कर रहा है। और वो नहीं, वो बोल्ड स्टेप्स तो ले सकते हैं उसके ऊपर, और उन स्टेप्स से कुछ ना किसी हद तक इनको फायदा तो पहुंचेगा। अब बिल्कुल साकत होकर बैठ जाना वो भी काम खराब कर रहा है। मैं आपको कहा रियली अगर आप इसे थ्रू आउट दी पूरा सिनेरियो देखें तो जो सबसे ज्यादा गवर्नर सरवर साहब की एक्टिविटीज हैं उनका काम है वो डिफरेंट साइड पे है इन कोरोना भी, और जो वजीर आला और कबीना वो एक साइड पे खड़ी है। आप देखेंगे गवर्नर इतना एक्टिव है तो ये बाकी टीम अगर एक्टिवेट हो जाए और ये अपनी ड्यूटियों को पहचान ले तो यकीनन तौर पर मुझे लगता है चौधरी साहब ने जरा पुरानी गवर्नमेंट के साथ भी काम किया है तो उन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस, और खास तौर पर बरतानिया जिसे जमहूरियत की मां कहते हैं उस हुकूमत के अंदर बैठ काम किया, तो उन्हें पता है कि मेरी जुरिडिक्शन क्या है, मैंने क्या काम करना है। क्योंकि इससे पहले गवर्नर होते थे खामोश तमाशाई होते थे, ये वो गवर्नर है जिन्होंने अपने गवर्नर होने का हक भी अदा किया है और काम कर रहे हैं। और कुछ नहीं बिलाल, जब वो किसी जिले में जाते हैं या फैसलाबाद या किसी और शहर में जाते हैं वहां पे कम से कम सियासी लोग भी मुतहरक हो जाते हैं, वहां की जो इंतजामिया है वो भी मुतहरक हो जाती है। और कुछ नहीं, उनको जब अहकामात दे के जाते हैं उनको पता होता है कि इन अहकामात पे अमल करना है। जब अहकामात ही नहीं देने, किसी जगह पे विजिट ही नहीं करना, पता ही नहीं है कि मेरे इख्तियारात क्या है, उन इख्तियारात का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा, तो काम तो ऑटोमेटिकली खराब होगा। उसकी छोटी सी मिसाल ये है, गवर्नर साहब यहाँ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके एक दोस्त हैं बड़े प्यारे महर अवैस, उनको कॉल करते, कामरान गिलानी साहब हैं उनको कॉल कर दी, 2-3 और दोस्त हैं उन्हें कॉल कर दी। अच्छा, खुद कॉल कर रहे होते हैं एमपीएस को, यार मैं वहां आ रहा हूं पहुंच जाओ आप। हाँ, और खाना खा रहे होते हैं। वजीर आला यहाँ पहुंचे हैं,
पंजाब के, मैं फिरदौस राय साहब को पूछ रहा हूँ वहाँ वज़ीर आला आ रहे हैं, कहते हमें तो ना बुलाया ना बताया। ये एमपीएस को वक़्त जब आपने देनी अपने कबीना के, जो आपका हेड है, जो आपका वज़ीर आला है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो लोग आपके साथ टीम बनकर काम करें। ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ एक कॉल भी है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन सा आप बात कर रहे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन, और इस वबा से आपकी निजात करे अल्लाह ताला, आमीन। जो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने नाज़िल की हुई है। मैंने ये बात करनी थी कि मैं पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 गौसिया चौक में रहता हूँ, ये फैसलाबाद में, और इधर में एक मसला बना हुआ है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मैं गुर्दों का मरीज हूँ। तो उसने मुझे, खान साहब ने 12,000 रुपये का जो आवाम से वादा किया था, वो किधर गया वादा उनका? 1 रुपया भी नहीं मिला हमें। जी ये मैं अब कहाँ जाऊँ? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मेरी तो रिक्शा भी नहीं चलता मुझसे, तो मैं बीमार रहता हूँ, मेरे तो घर के अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। तो मेहरबानी है आप अपने चैनल में ये रिक्वेस्ट जरूर करें। दूसरी ये बात है कि आप खासकर लोगों से ये रिक्वेस्ट करें बिलाल भाई, कि जो ये लोग हैं ना जो चैनल पे आके ये बात करते हैं ना, इनको खासकर कोरोना की तरफ से हिदायत करें कि एहतियात अपनी लाजमी करें। ये बहुत बुरी वबा फैली हुई है और इतने मरीज फैसलाबाद से निकले कि आप सोच नहीं सकते। ज़हूर साहब बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बिलाल ये हैं वो असली चेहरे जिनको हुकूमत को देखने की जरूरत है, जिनकी मदद करने की जरूरत है, लेकिन आंखों पे पता नहीं गवर्नमेंट के पट्टी बंधी हुई है। मैं हनान इन्हें ना ये कहूंगा कि लोगों को कोरोना से हदायत नहीं, इन्होंने अल्लाह हदायत देवे। मैं ऐसे लोगों के लिए कहता हूँ, उन्हें फिक्र से एकदम फिक्र देने आया। अब चीज एक बता दूं, ये NA 109 में रहते हैं, फैजुल्लाह कमोका का हल्का है। इनके बहुत ही करीबी अजीज हैं सज्जन कमोका, जिनसे 5.5 लाख एहसास प्रोग्राम का डिकेटी में छीना गया था, रोड पे लेके जा रहे थे। वही सज्जन कमोका ठीक 15 से 20 दिन बाद असले की नुमाइश करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर फायरिंग करते हैं, उन्हें सदर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या असला रखने वाला असले की नुमाइश करने वाले को से कोई पैसे छीन कर ले जा सकता है? और 5.5 लाख छीन के ले गया, उसकी कहां तक पेशरफ्त पहुंची? और खासतौर पे वो इलाका जो कि इनका अपने घर हैं, सारे मेन रोड के ऊपर इनके घर और सब कुछ है, वहां से छीन के कौन ले गया? बिलाल उनसे छीन के कैसे ले गया? सज्जन को मौका अगर पॉलिटिकल पर्सन है तो एक पॉलिटिकल पर्सन इस एहसास प्रोग्राम में पैसों के ऊपर काबज किस तरह से हो सकता है? मुझे ये चीज जाननी। वो कोऑर्डिनेटर उस इलाके के और एहसास प्रोग्राम के पैसे निकलवा के लेके आ रहे थे लोगों को बांटने के लिए, और वो फिर बांटे गए हैं। पता नहीं वो क्या इनके पास ये इख्तियारात हैं कि वो कोऑर्डिनेटर होने की वजह से वहां से पैसे निकलवा? ये तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पीपल्स कॉलोनी थाने में आई थिंक मुकदमा होता, फरजाना हमारी जो क्राइम रिपोर्टर उसने खबर दी, तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, बस वो लंदन में था। मैं उनसे डिस्कस किया कि इस चीज को अच्छी तरह गौर फिक्र करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर से निकलेंगी। वो पैसे कहां से आए थे, कौन ले गया और कौन लूट के ले गया, और फिर उसी शख्स को असले की नुमाइश के अंदर गिरफ्तार किया जाता है। क्या ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पैसे दिए जाएं, जिनके हाथ में इख्तियारात दिए जाएं? और फैजुल्लाह कमोका साहब, आप अगर अच्छे हैं तो खुदा रहा अपने साथ जो लोग आपसे मंसूब होते हैं उनको भी जरा थोड़ा समझा लें कि वो आपकी जो पुश्तपनाही के ऊपर बेड़ागर कर रहे हैं, आपकी एक पर्सनैलिटी का या आपके किरदार का, वो भी बहुत ही बुरे तरीके से चल रहा है। हम जानते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं। बहरान के ऊपर क्या कहेंगे? पेट्रोल जो है अभी भी बहुत सारे पंप्स हैं वहां पे नायाब हो चुका है। अब मसला ये पेश आ रहा है, कहा जाता है कि पेट्रोल पंप मालकान जो है वो पेट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहे, लेकिन जब मालकान से बात की जाती है तो उनका कहना है कि उनकी मुतलका कंपनी जो है उनके पास पेट्रोल मौजूद है, लेकिन वो 92 रुपए लीटर के हिसाब से उनको सेल करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट का रेट है 74 पॉइंट समथिंग, तो इसलिए वो ला के बेचना नहीं चाह रहे, और उनको पेट्रोल कंपनी की तरफ से रिलीज डिपो से नहीं किया जा रहा। बहुत इसके ऊपर क्या कहेंगे? बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही जाम है। एक बात कहूंगा, एक पंप वाले को 4 से 5 गाड़ियों की इजाजत होती है, तो फिर आकर पंप के ऊपर तेल क्यों नहीं है? ये तेल बाहर से बेच रहे हैं, तेल नकद पे लेंगे। मैंने इसमें प्रोग्राम किया, तेल नकद पे लेंगे तो 74.94 कीमत है, तो आपको मिलेगा 73 या 72। ये बदमाशी है। अगर आप उस वक्त किस्त में लेंगे या 3 दिन के बाद पैसे देंगे तो वही तेल मिल रहा है 76 से 78 से 80 रुपए, ठीक है। और जो जिसके पास डीलरशिप है, पंप वाले के पास 3-4 गाड़ियों की, वो कह रहा है पंप को लगाया, टेंट बंद कर दिया, तेल बाहर में बेच दिया। और गली मोहल्लों के अंदर तेल 120 का फरोख्त हो रहा है, तो वो तेल कहां से आ रहा है? क्या वो जमीन से निकाल के बेच रहे हैं? इसी शहर में बिक रहा है। इसी शहर में तेल इतना वाफर पड़ा है कि आप 2 महीने बगैर बाहर से मंगवा के इस्तेमाल कर लें, तेल खत्म नहीं होगा। मसनूई स्टॉक बना लिया, मसनूई स्टॉकिंग नहीं कर रहे, बाहर गल बेच रहे हैं। जो देखें, हमारी आवाम की सबसे बड़ी गलती ये है कि हम जब किसी चीज का बुहरान पैदा होता है हम उसकी कंजम्पशन ज्यादा कर देते हैं।
आप उसकी कंजम्पशन कम कर दें 3 दिन, मैं गारंटी देता हूं 3 दिन मुश्किल सिर्फ काट लें, ये पंप वाले आपके घर पे आके तेल देके जाएंगे। क्यों देके जाएंगे? क्योंकि इनका तेल नहीं बिकेगा। एक पंप वाले हैं बाबू जो किनार 204 चक के पुल पे, उनसे मेरी बात हुई कि तेल, उनका मैंने कहा ये तेल नहीं मिल रहा, उनका जी जब मर्जी है मेरे पे मौजूद है। मैं कहा आप क्यों दे रहे हैं? कहते जो तो तेल वादा कमाने भी ऐसी हैं, हुन घटे तो कुछ नहीं, थोड़ा घाटा भी खाना चाहिए था, क्यामत भी आनी। अब ये उन लोगों के लिए जो उनके साथ के हैं कि खुदारा आपने भी क्यामत देखनी है, जब आप क्यामत से बिल्कुल उससे बलातर हो गए कि आपको क्यामत नहीं आनी, अल्लाह आपका माफ करे। तो ये हमें अब खुद देखना होगा। रात को बैठ के मुसल्ले के ऊपर कोरोना से माफियां, ठीक है, जब अवाम के जेब पे आ लगे पूरी जेब ही नोच लेनी है। ये हरकतें छोड़ दें तो ठीक हो जाएगा। कोरोना 6-7 दिन बाद चले जाएगा। रमजान के बाद जितनी लूटमार शुरू हुई है ना, कोरोना भी उतनी तेजी से फैल गया। जैसे से कम करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। ये हमारे अपने अजाब हैं। अच्छा, दूसरा ये भी देखने को आता है कि जैसे ही कोरोना वायरस फैला तो लोगों ने इसको प्रॉपर बिजनेस बना लिया। अब हैंड सैनिटाइजर्स को लिया जाए, मास्क को लिया जाए, ये वही चीजें हैं जो कि चंद पैसों के अंदर बिकती होती थी और आज इन्हीं की कीमतें आसमान पे लगी। हनान सना मक्की की बात कर लें, 450 से 2400 रुपए, और उसमें अगर डॉक्टर से कहा खुदारा वो ज्यादा ना उसकी कंजम्पशन करें, उससे आपकी जो इम्यून सिस्टम है तबाह हो रहा है और आप जो है वो आपके मोशन लगने के बाद तबीयत खराब होने के बाद आपकी डेथ की तरफ जा रहे हैं। अब लोग सना मक्की के 6-6 कप पी जा रहे हैं एक दिन में। मतलब अब ये भी नहीं है कि उनका एक्सेसिव यूज किया जाए, और एक्सेसिव यूज करने से भी चीजें जो है वो खराबी की तरफ जाती हैं। बिलाल, यहाँ पे एक और चीज की डिस्कशन करना चाहता हूं कि यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी थी जो उसके अंदर आग भड़क उठी और बड़ा अफसोसनाक वाकया हमारे शहर फैसाबाद के अंदर हुआ। बहुत कुछ अमवात भी हुई, लोग जख्मी भी हुए। तो आखिरकार क्या वजह है? कोई एसओपीज नहीं इनके बनाए जाते कि चीजों को देखा जाए, काउंटर किया जाए? आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से आग भड़की? मालिक तो पैसों से और अपनी फैक्ट्री से महरूम होगा, लेकिन जिन लोगों की जानें गई हैं उनका क्या कसूर? मैंने कल ना वो अपने प्रोग्राम के अंदर हमारा वो स्लाइड चल रही थी, मुझे बड़ी इंटरेस्ट लगी। शाहजेब ने लिखी कि मालिक को करोड़पति बनाने वाला मजदूर खुद टकों का मोहताज ही रहता है। ये मालिक क्यों भूल जाते हैं? उस फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने का कोई इलाज नहीं था। सबसे पहला सवाल, बुनियादी सवाल फैसलाबाद की तमाम इंतजामिया से मेरा रह जाएगा, और वो बरकरार रहेगा जब तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं होगा जो अभी तक अपने घर में सुकून से बैठा है कि वो इनलीगल फैक्ट्री थी। ऑयल रिफाइनरी की इजाजत नहीं है तो वो वहां क्यों चल रही थी, जिसका गेट खुलवाने के लिए 1.5 साल पहले रमजान मिर्जा साहब को दीवार पर लांग के जाना पड़ा और उन्होंने महकमा माहौलियात के लिए गेट ही नहीं खोला। ये इतनी बदमाशी है कि आपके हलकों के अंदर रहते हुए, आपके फैसलाबाद की जुडिक्शन के अंदर रहते हुए लोग जाते हैं, अफसरान जाते हैं, उनके लिए गेट नहीं खुलते जी। और ये कहा जाता है खुल्लम खुल्ला जो होता है कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो मेरी आपने कल वीडियो वायरल होते देखी है वो इसमें ये थी कि वो शख्स बाहर खड़ा है। मैंने अंदर जो जले हुए लोग थे उनके लवाकिन से बात की, उन्होंने कहा जी हमें बात करने की इजाजत नहीं, हमारा एक मेन बंदा बाहर बैठा है। मुझे समझ आ गई है कुछ गड़बड़ है। वकास हमारे कैमरामैन थे, उन्होंने पीछे से कैमरा सीक्रेट पे शूट किए, मेरा माइक ऑन था। मैंने उनसे जाकर पूछा, उन्होंने मैं समनाबाद फलान गली नंबर का रहने वाला हूँ, सारा एड्रेस अपना फोन नंबर सब कुछ नोट करवा दिया। और ये कहते हैं मैं मालकान से बात करके ना आपको बताता हूँ मैं बड़ा पुराना मुलाजिम हूँ, तो मेरे जो घर भी इन्होंने लेके दिया। मैंने उनका आप कुरान पे आ सकेंगे, तो उन्होंने कहता मैं ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा घर भी इन्होंने लेके दिया, मेरे बच्चे भी इन्होंने पाले हैं। मैं कहा अब जो मर गए आपके भाई उनकी सौदागरी करनी इसलिए कि आपके बच्चे और आपको माल इन्होंने दिया है। मतलब हम किस हद तक घटिया हरकतें करते हैं। और जब मैंने माइक लेके सामने गया हूँ, कैमरे के सामने कैमरा लेके गए हैं, कहता मैं तो सिंध का रहने वाला हूँ, मैं तो इस फैक्ट्री में आज तक काम ही नहीं किया। मतलब हम ढटाई से झूठ मारते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बिलाल, हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि अगर हमारी जान कीमती है तो लोगों की जान भी कीमती है। वो भी किसी के घर में उसके बच्चे भी मौजूद होंगे, बहन भाई और माँ बाप भी मौजूद होंगे जिनका वो सहारा होगा। तो बिलाल बहुत शुक्रिया आपका, आप आज के शो के अंदर आए। नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। शख्सियत जो है उसे संवारने के लिए आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, और मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब और खास तौर पे ड्रेसिंग जो मैंने इस वक्त की है वो लिबास वालों की जान से की है। अगर आप इस तरह की ड्रेसिंग खरीद कर अपनी शख्सियत को संवारना चाहते हैं तो सूसा रोड पे फैजान मदीना चौक में लिबास वालों की शॉप मौजूद है, वहां पे जाएं, मनपसंद कपड़े खरीदें और अपनी शख्सियत को चार चांद लगाएं। तो इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि हम किचन के अंदर आ चुके हैं और सेगमेंट जो हमारा स्टार्ट हो गया है, शेफ सुलेमान हमारे साथ मौजूद होंगे, आज क्या बनाएंगे इस हवाले से उनसे पूछेंगे। और एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि शो के अंदर लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं किचन सेशन के अंदर। अगर आप कोई रेसिपी पूछना चाहते हैं या जो रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं इसके हवाले से कोई खास क्वेश्चंस हों
जो घर के अंदर बनाने के लिए आपको दरकार हो, तो आप शो के अंदर लाइव कॉल भी कर सकते हैं। नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसलिए शो में पार्टिसिपेट करने के लिए खास तौर पे लाइव कॉल करें और जो भी रेसिपी पूछना चाहते हैं शेफ सलमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछ सकते हैं। तो किचन के अंदर बिना ताखीर के चलते हैं और देखते हैं कि आज ब्रेकफास्ट के अंदर शेफ सलमान क्या रेसिपी तैयार कर रहे हैं और उस रेसिपी को तैयार करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि वो इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम अस्सलाम। सलमान क्या बनाने जा रहे हैं आज हम चाइनीज बनाएंगे अपने किचन में। अरे वाह नाज़रीन, आज कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि चाइनीज तैयार किया जाएगा। बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट भी आई थी कॉल्स के जरिए भी कि चाइनीज खास तौर पे तैयार किया जाए। बहुत सारे लोग घरों पे इसे बनाना चाहते हैं, रेसिपी मालूम नहीं होती, तो आज शेफ सलमान जो है वो चाइनीज बनाएंगे। चाइनीज में क्या तैयार करेंगे? आज हम चिकन शाशलिक स्टिक बनाएंगे और एग फ्राइड राइस बनाएंगे। ठीक है, जिसकी रेसिपी मैं आपको थोड़ी सी बताता चलूं। एग फ्राइड राइस के लिए हमें बॉइल्ड राइस चाहिए, बॉइल्ड राइस चाहिए और उसके लिए वेजी चाहिए, कैप्सिकम और कैरेट। इसको हमने चॉप कर लेना है और इसके अलावा इसके स्पाइसेस में ऐड होगा ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर। इसका थोड़ा सा मेथड भी आपको बताता जाऊं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लेना, उसमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना। ऑयल लेने के बाद हम अपनी जो वेजी है उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमने उसमें एग ऐड करना है। एग ऐड करने के बाद उसमें हम अपनी वेजी डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। हल्का सा उसको पकाने के बाद उसमें हम अपना राइस ऐड करेंगे और उसको बना लेंगे। बॉइल्ड राइस यूज किए जाएंगे और ये सारी चीजें नाज़रीन जिस चीज में तैयार की जाएंगी वो होगा हबीब कुकिंग ऑयल। तो जब हबीब कुकिंग ऑयल की बात की जाती है तो इसके अंदर डबल रिफाइन तरीके से इसे तैयार किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड इसके अंदर मौजूद होता है जो कि हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। फ्लो कैटलिस्ट भी इसमें मौजूद है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए खास तौर पे हबीब कुकिंग ऑयल रिकमेंड किया जाता है। वजह यह है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद होते हैं। विटामिन ए जो है वो आपके विजन को यानी आई साइट को इंप्रूव करता है। विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन यानी आपके बॉन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और विटामिन ई जो है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपके बाल और इसके साथ साथ आपकी खूबसूरती, स्किन ब्यूटी जो है वो विटामिन ई से इंप्रूव होती है। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इसको खास तौर पे जो हबीब बनास्पति है, बनास्पति की बात की जाए तो इसके अंदर फैट जो है वो बहुत कम है। ट्रांस फैट की अगर बात की जाए तो ट्रांस फैट हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर 1% से भी कम है और मार्केट के अंदर अगर आप कोई लोकल प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर 20% से ज्यादा ट्रांस फैट मौजूद होती है जो कि हार्ट हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। और इसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन घी के अंदर भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। अगर आप चाहते हैं कि डबल रिफाइंड कुकिंग ऑयल और घी को इस्तेमाल करना है तो सबसे बेहतरीन चॉइस आपकी हबीब कुकिंग ऑयल और हबीब बनास्पति है क्योंकि ये दिल का मामला है। हबीब कुकिंग ऑयल दिल का मामला है और हबीब बनास्पति की बात की जाए तो ये बेधड़क जीने वालों के लिए। तो मैं चाहता हूं शेफ सलमान आप इसे कंटिन्यू करें और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसे तैयार किया जाएगा ऑडियंस को साथ साथ ब्रीफ करते रहे। शाशलिक की रेसिपी बता दूं। शाशलिक दो टाइप की होती है, एक ग्रेवी वाली और एक ड्राई। हम ड्राई बनाने लगे हैं स्टिक वाली। उसके लिए हमें चिकन चाहिए बोनलेस, उसको हम डाइस कट कर लेंगे और उसकी जो वेजी है उसकी अपना क्यूब कटिंग करेंगे। अच्छा मैं यहाँ पे नाज़रीन को दिखाता चलूं कि वेजीज खास तौर पे जो शेफ सलमान ने तैयार किए हैं क्योंकि इसे पहले ही कट कर लिया गया था ताकि हम ऑडियंस को दिखा सके कि क्यूब कटिंग शाशलिक के लिए किस तरह की होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शिमला मिर्च है यहाँ पे उनको क्यूब्स में कट किया गया है। यहाँ पे ऑनियंस जो लिए गए हैं उनकी लेयर्स को चॉप नहीं किया गया बल्कि लेयर्स को उतार के क्यूब कटिंग की गई है। और टमाटो भी यहाँ पे जो इस्तेमाल किए गए हैं वो क्यूब कटिंग के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से किए गए हैं। आप दूसरा भी कर सकते हैं लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन और जो आपका जायका है उसे मुनफरद बनाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीजें तैयार हैं। और इसके अलावा बोनलेस मीट की जब बात आती है तो शेफ सलमान ने आपको बताया था कि बोनलेस मीट इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रेस्ट के पीसेस यहाँ पे जो कि बोनलेस है इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। अब इसको चॉप किस तरह से किया जाएगा, शाशलिक के लिए तैयार किस तरह से किया जाएगा, मैं चाहूंगा आप इसे कंटिन्यू करें शेफ सलमान। इसका मैं बताता जाऊं, इसका हमने डाइस कटिंग कर लेनी है। अच्छा जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाइस कटिंग की जा रही है और डाइस कटिंग का तरीका भी आपको शेफ सलमान की तरफ से बताया जा रहा है और बड़े बेहतरीन तरीके से इसे कट किया जा रहा है और साइज भी इसका मुनासिब रखा जा रहा है। अच्छा साइज के हवाले से थोड़ा सा जो बोटी है उसके साइज के हवाले से बताइएगा। शाशलिक के अंदर क्या रिक्वायर होता है, इसे छोटा करना है, बड़ा करना है, नॉर्मल साइज में रखना है? नॉर्मल साइज में रख के इसकी डाइस कटिंग कर लेनी है। उसके बाद हमने इसकी फिलिंग करनी है स्टिक में।
इसको हम पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन इसकी बताता चलूं, मैरिनेशन में गार्लिक और जिंजर पेस्ट ऐड होगा, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चाइना सॉल्ट, रेड पेपर और गरम मसाला ऐड होगा और सोया सॉस और विनेगर। इसको मैरिनेट करके हमने 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना। जब मैरिनेट हो जाएगी फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे स्टिक में। स्टिक में एक चिकन का पीस लगाएंगे, एक टमाटो का पीस लगाएंगे, फिर अपना शिमला मिर्च का पीस लगाएंगे, फिर चिकन का पीस और फिर ये ऑनियन का पीस। अच्छा, इसको फ्राई किया जाएगा? ये तो रेसिपी कुछ बारबेक्यू से मिलती जुलती है, जैसे आप बता रहे हैं कि स्टिक के अंदर लगाया जाएगा, एक पीस चिकन का लगेगा, एक पीस शिमला मिर्च का लगेगा, तो इसको किस तरह से तैयार? फ्राई नहीं किया जाएगा, इसको ग्रिल किया जाएगा। इसको हल्के से पैन में ऑयल डाल के हमने ग्रिल करना है। ठीक है। ग्रिल करने से और फ्राई करने से टेस्ट में क्या चेंजेस आती हैं? फ्राई, जैसा कि चाइनीज कोई भी प्रोडक्ट्स है ना, या चाइनीज कोई भी रेसिपी है, उसमें ऑयल कम यूज होता है और स्पाइसेस भी कम यूज होता है। बिल्कुल, आप नाज़रीन देख सकते हैं कि ऑयल और स्पाइसेस इनका कहना है कम यूज होता है। अब कम क्यों यूज होता है? चाइनीज इस चीज पे बिलीव करते हैं, वो क्या है कि स्पाइसेस कम इस्तेमाल किया जाए, आपकी बॉडी को बेहतर रखने के लिए आप स्पाइसेस, तिख स्पाइसेस जो हैं वो कम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब उसकी वजह क्या है? उनका ये मानना है कि स्पाइसेस जरूर यूज करें, लेकिन ऐसे स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके ब्लड रेगुलेशन के लिए बेहतर हो सकते हैं, जैसा कि सिनेमन जो कि दालचीनी होती है घरों के अंदर पिसी हुई, उनका कहना है कि चाय के अंदर अगर इस्तेमाल की जाए या उसकी एक पिंच अपने खाने के ऊपर छिड़का लें तो वो आपकी ब्लड रेगुलेशन को ना सिर्फ बेहतर करता है बल्कि ऐसे पेशेंट्स जो कि शुगर के पेशेंट्स हैं उनकी शुगर को भी स्पाइक होने नहीं देता। तो इस तरह के स्पाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए तुर्च स्पाइसेस जो कि तिरछे होते हैं उनको इस्तेमाल करने से जरा गुरेज करते हैं। और चाइनीज रेसिपी के अंदर आपने देखा भी होगा कि ब्लैक पेपर का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए शेफ सलमान को मैं कहूंगा आप इसे कंटिन्यू करें। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि कटिंग कर रहे हैं और चिकन को कट कर दिया गया है, आगे इसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ आज गेस्ट भी मौजूद होंगे, गेस्ट से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ जो टॉपिक आज छेड़ा जाएगा वो भी काफी अहम है। अब वो टॉपिक क्या होगा कि पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं, फिर टॉपिक की तरफ चलेंगे। हमारे साथ सैयद कामरान गिलानी मौजूद हैं जो कि मेंबर हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद के, और उनके साथ नदीम असगर गिल मौजूद हैं जो कि पोल्ट्री फार्मिंग से उनका ताल्लुक है। तो दोनों गेस्ट को खुशामदीद पहले तो कहते हैं। दूसरा, आजकल एक काफी नाज़रीन ने बात चली है कि कोरोना वायरस जो है वो मुर्गियों में फैल रहा है और इस तरह की मिथ्स सुनने को मिल रही हैं, सोशल मीडिया पे हाइप जो है वो जनरेट की जा रही है। उस हाइप को किस तरह से रोका जाए, इस बात में कितनी सदाकत है कितनी सदाकत नहीं है, क्योंकि पोल्ट्री एसोसिएशन जो हैं उनके अहदेदारान हमारे साथ मौजूद होंगे, उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे? एक तो दरपेश मसाइल बहुत सारे हैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको, और रेट्स अप डाउन होते हैं, रेट्स अप डाउन होने के बाद भी बहुत सारे मसाइल आपको सामना करना पड़ता है। दूसरा, अवाम का एतमाद जो है वो पोल्ट्री के हवाले से कुछ बेहतर नहीं है। उनका कहना है कि जैसे कोरोना वायरस जो है वो फैलने का सबब जो है वो गोश्त बन रहा है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, इसमें 2-3 सवालात आपने किए, उनके स्टेप बाय स्टेप मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हमारे पास प्रोटीन का एक सबसे सस्ता और बेहतर जो सोर्स है वो चिकन है। ठीक है, ये चिकन में इतने विटामिन और प्रोटीन्स होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान अगर बेतहाशा कोई 100 के करीब भी चीज़ें इकट्ठी कर ले, मुख्तलिफ मसलन जो है सब्जियां, दालें, तो उनमें शायद मुश्तरका इतने ना मिलें जितने कि एक चिकन के अंदर ये प्रोटीन सारे पाए जाते हैं। और कोरोना के हवाले से आपने बात की कि इसके अंदर जो है अपना वो पाया जा रहा है, ये तासर गलत है। अगर ये तासर ठीक होता तो सबसे पहले जो चांद से भी आगे तक मुल्क चले गए हैं, अमेरिका जैसे सुपर पावर्स हैं, वो सबसे पहले KFC, मैकडोनल्ड इन्हें बैन करते क्योंकि उनमें भी चिकन का इस्तेमाल किया जाता है टोटल सारा। ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। आप थोड़ा सा हकायक को अगर देखें आंखों को खोल के, अवाम को भी चाहिए कि जब भी ये रेट जो है इंक्रीज होता है तो तब भी कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि जनाब मुर्गी में कोरोना आ गया, मुर्गी में बर्ड फ्लू आ गया, मुर्गी के अंदर जनाब कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जिसे 2-4 दिन जो है वो मीडिया की नज़र बना के हाइप क्रिएट करके और वो रेट को फौरी जो है वो क्रश किया जाता है।
असल में ये मामला ऐसे नहीं है कि फार्मर जो है अपना वो रेट बढ़ा देता है, या जो है अपना आम इंसान है उसके हाथ में है रेट बढ़ाना। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन खान साहब ने ऐलान किया, लॉकडाउन के दरमियान में क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन फौरी एक दफ़ा रुक गई, फीड मिल्स जो सी बना रही थी उनकी प्रोडक्शन रुक गई। जो चूज़ा फार्मर्स ने अपने शेड में डाला था उसे जब फीड नहीं मिली तो उसकी वजह से वो सारा का सारा जो है वो डेड हो गया, या उन्होंने मुफ्त ऐलानात करके तो वो अटवाए चिकन जो है अपना, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल पैदा हो गया। जब शॉर्टफॉल पैदा हो गया तो वो आगे जाहिर बात है कि फार्मर का चूज़ा था नहीं, तो मार्केट में जो है अपना वो सस्ती प्रोटीन आ नहीं थी सकती। तो उसके पीछे भी कुछ अनासर हैं कि ये जो फीड मिल मालकान हैं जो चूजे की फीड बनाते हैं, उनके अपने भी हजार 500 शेड हैं। उन्हें इस हाइप का पता था, क्योंकि वो खुद ही फीड बनाते हैं और खुद ही जो है अपना वो चूजा की प्रोडक्शन करते हैं। उन्होंने अपने वो चूजा डाल के तो मार्केट में महंगा सेल किया। तब उसमें फार्मर्स 3 से 4% शायद होगा जिसने उससे फायदा उठाया हो। लेकिन ये जो फेक खबर 4 तारीख को निकली है मार्केट में कि जनाब कोरोना मुर्गी में आ गया है, वो आपने देखा कि फौरी जो है अपना अगले ही लम्हे जो है अपना वो मीडिया ने भी, वजीर इत्तलात शहबाज गिल साहब ने, सारों ने उसकी तरदीद कर दी कि ये नोटिफिकेशन हमने नहीं निकाला। मैं सिर्फ एक चीज़ जो है वो हुकूमत से भी इस चीज़ का मुतालबा करूँगा, हुकूमती नुमाइंदा होते हुए भी, कि आपने ये जो नोटिफिकेशन निकला है, आपको पता है कि इसके साथ जो है वो इंडस्ट्री कहाँ तक पहुंची है, कितनी तबाह हो गई है। एक तो उससे फार्मर जो है अपना वो पहले उसका कोई हाल नहीं है, आपका जो लेबर है वो पहले उसे रोजगार नहीं मिल रहा। तो अगर आप इस इंडस्ट्री को भी तबाह कर लेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा कि ऐसे लोग जो कि गलत खबरें फैलाते हैं सोशल मीडिया पे, आखिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? एक पूरी इंडस्ट्री है जिसको एक खबर से तबाह कर दिया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती, वो अपने घरों में बैठे हैं सुकून से। असल में इसके पीछे माफिया ऐसे नहीं है। पोल्ट्री एसोसिएशन पीपीए के मेंबर्स जोन से हैं, इन्होंने अपने तहत जो है अपना इसकी कार्रवाई के लिए जो है वो हाई कोर्ट में भी और इसमें साइबर क्राइम में भी एप्लीकेशन दी है। तो अब उनकी तरफ हमारे जो है नजरें हैं कि वो ये पकड़ें कि ये बेसिक नोटिफिकेशन कहाँ से निकला। आप देखें तो उस नोटिफिकेशन के ऊपर डिप्टी सेक्रेटरी के जो है अपना वो बाकायदा हेल्थ के उन्होंने जाली साइन किए हुए हैं। इसमें अकेला पोल्ट्री का ही नुकसान नहीं है, इसमें अदारों को भी डैमेज किया गया है। अब आप इतने बड़े पैमाने पे वो नोटिफिकेशन, और वो नोटिफिकेशन को पकड़ना कोई आसान नहीं है। जाहिर बात है कि वो मीडिया पे आया है तो वो पता जो है अपना चल सकता है कि किस ग्रुप की तरफ से आया था या रेफर किया गया था, तो वो पकड़ना तो बड़ा आसान है। और पकड़ के उन्हें जो है आप देखें कि अगर एक चिकन तबाह होता है, चिकन की इंडस्ट्री तबाह होती है, आपकी होटलिंग तो पहले इस वक्त जो है वो तबाही के दराने पर है। और ये जिस तरह आप अभी खाने का प्रोग्राम भी करते हैं दूसरे तीसरे, तो सारों में चिकन ही यूज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर चिकन बीच में से आप ऐसी खबरें दे के तो निकाल देंगे तो आम बंदा जिसे इस मामले का पता नहीं है वो तो फौरी हाइप उसके ज़हन में एक चीज आ जाएगी, डर तो पहले बैठा है कोरोना का, वो कहेगा कि जी ये कोरोना चिकन में ही है तो जी ये वो, बल्कि असल ताकत से भी मरहूम हो जाएगा। अच्छा, हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। नदीम साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर पोल्ट्री के जो लोग हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनको कितनी की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और वो मुश्किलात गवर्नमेंट की तरफ से कोई हल करने के लिए कोई इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कोई काम किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम बहुत बार इस पे बात कर चुके हुए हैं कि जो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, ये पोल्ट्री फार्मर के लिए, मैं हमेशा फार्मर के लिए आवाज़ उठाता हूँ, जो पोल्ट्री फार्मर के लिए है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और ना ही उनको किसी किस्म का कोई oblige किया जा रहा है। ये पोल्ट्री जो है पिछले 1 साल से ना खसारे में जा रही है। किसी हुकूमत के अहदेदारान ने इस पे कान नहीं धरे,
कि जो 135 रुपए में लाइव चिकन तैयार करने के बाद इन्होंने 80 रुपए में, 90 रुपए में, 100 रुपए में तक सेल किया। एक एक फ्लॉग में इन्होंने लाखों रुपए का नुकसान किया और नुकसान करने के बाद घर तक बिक गए। मैं ऐसे फार्मर्स को जानता हूं जिनके घर बिक गए हैं, जिनकी जायदादें बिक गई हैं, और कुछ लोग ये अदालतों के कचहरियों के धक्के खा रहे हैं क्योंकि उन पे वो फीड मिल मालकान उन पे पर्चे करते हैं। तो ये इनका कोई पुरसान्याल नहीं है। ये अब थोड़ा सा रेट बढ़ता ही है तो सारी हुकूमत उठ के जाग जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेफ सुलेमान ने जो है चिकन को मैरिनेट करने के बाद स्टिक्स के अंदर लगा लिया है और अब हबीब कुकिंग ऑयल जो है वो पैन के अंदर, कढ़ाई के अंदर डाल लिया गया है और इसे अब फ्राई किया जाएगा और बड़ी अच्छी स्मेल जो है वो आ रही है मैरिनेशन की चिकन की। तो शेफ सुलेमान थोड़ा सा बताएं कहां तक काम पहुंच गया, आगे इसे किस तरह से कंटिन्यू किया जाए? चिकन वगैरह हमारा मैरिनेट हो गया है, कुछ देर इसलिए रख देते ताकि और मतलब उसमें टेस्ट आ जाए। उतनी देर हम इसमें एग फ्राइड राइस बना लेते हैं। अब हम एग फ्राइड राइस बनाने लगे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एग फ्राइड राइस के हवाले से भी बता दीजिएगा कि कितने टेम्परेचर पे कितनी देर के लिए बनाना है और रेसिपी थोड़ी सी शेयर कर दें। ये बिल्कुल इजी और 5 मिनट रेसिपी है। इसको हमने लो फ्लेम पे ही बनाना है। इसके लिए सबसे पहले हमें पैन ले लें या कोई कढ़ाई ले लें, उसमें हमने ऑयल डालना है बिल्कुल थोड़ा सा। हमारी जो वेजीज है ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये हमने चॉप करके रखी हुई है, कैप्सिकम और कैरेट। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इसमें हमने डालने हैं स्पाइसेस, जिसमें ब्लैक पेपर, सॉल्ट और चिकन पाउडर ऐड होगा। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें एग ऐड कर देंगे। एग ऐड करने के बाद फिर हम इसमें राइस डालेंगे। उसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमारा एग फ्राइड राइस रेडी हो जाएंगे। ये रेस्टोरेंट की रेसिपी है और बहुत ईजी। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि वो रेसिपी मतलब इधर बनाऊं जो घरों में इजीली घर के इंग्रेडिएंट से बन जाए। जी बहुत शुक्रिया शेफ आपका, और घरों के अंदर आसानी से बना सकते हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी नाज़रीन। अगर खास तौर पे बात की जाए प्रोटीन रिच डाइट की, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि सबसे चीप और बेहतरीन सोर्स अगर प्रोटीन हासिल करने का है तो वो हमारे ब्लायलर चिकन है। अगर ये ठीक तरीके से ग्रो किए जाते हैं, आवाम तक पहुंचते हैं साफ सुथराई को देखते हुए, तो ये एक बेहतरीन सोर्स है और रिच सोर्स है प्रोटीन हासिल करने का, और चीप सोर्स भी है, सस्ता भी है, बहुत एक्सपेंसिव वेज में आपको नहीं जाना पड़ता। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कामरान गिलानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के मसाइल भी सुने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं। तो जो यूथ फोर्स तैयार की गई थी हमारे शहर फैसलाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं ये। तो कामरान गिलानी क्या कहेंगे आप, यूथ फोर्स बनाने का मकसद क्या था? यानी यूथ फोर्स बनाई, लॉकडाउन खोल दिया गया, ये करना क्या था यूथ फोर्स ने? देखिए, जब भी कभी कोई जंग या इमरजेंसी नाफिज होती है तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपकी फोर्स जो है वो उसको काम दिया जाए कि नहीं दिया जाए, वो स्टैंड बाई पीछे आपने रखना होता है। तो जब हमने देखा कि हमारे पूरे जो है अपना वो फोर्स इंतजामिया जो है अपना वो इतनी उनकी तादाद नहीं है कि जितने हमारे आबादी है। क्वेश्चन इज टाइगर फोर्स से काम क्या लिया जाना था? मतलब कोई इसके पीछे होगा ना, बैक एंड पे रखा है, किस लिए रखा है, काम क्या लेना था जो कि जिले इंतजामिया नहीं कर पा रही, डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे, सियासतदान नहीं कर पा रहे, अवाम नहीं कर पा रही, वो कौन सा काम था जो कि टाइगर फोर्स ने करना था? अच्छा, इसमें जो है टाइगर फोर्स ने मुख्तलिफ इनके शोबे थे, जैसे कि कुछ के जुम्मे देना था, जैसे ये मस्जिदों में जो है नमाजें वगैरह हैं तो नमाज वगैरह पढ़ते हैं 5 टाइम, तो उसमें ड्यूटी थी जो है अपना मुख्तलिफ एक सीसी में से 12 बंदे हमने जो है अपना वो लिए थे। 12 बंदों को 2-2 बंदों में डिवाइड करके, यानी 2 के जुम्मे होना था राशन का, कि जो हम उस सीसी में गरीब गुरबा हैं उनकी निशानदेही करें ताकि इंतजामिया उधर जो है अपना वो राशन पहुंचाए, और 2 के जुम्मे जो है अपना वो रजाकाराना तौर पे पुलिस फोर्स के साथ चौकियों पे जो है अपना ये बैरियर पे खड़े होके तो लोगों को अवेयरनेस देनी थी ये मास्क वगैरह के
बारे में जो है अपना ऐसे तो ये अबहाम नहीं था इस चीज में कि यूथ जो टाइगर फोर्स है इसके जवान अगर आपको बताएंगे कि फलां बंदे को राशन देना, आप उसे डिटरमिन कैसे करेंगे, जज कैसे करेंगे कि यही बंदा देने लायक है या कोई और है। बहुत सारे मुस्तक अफराद जिसके साथ अगर उसकी नहीं बनती या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है वो, तो उसको तो राशन नहीं मिलेगा। फिर देखें, जो आपकी बात है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है कि नहीं है, आपने देखा सबसे पहले एहसास प्रोग्राम में कोई भी ऐसी हमने कैलकुलेशन नहीं की या ऐसा कोई भी आपके सामने केस नहीं आया कि ये बंदा पीटीआई का था, इसे 2 दफा मिल गया है, या ये बंदा जो है नून लीग का था, इसे 1 दफा भी नहीं मिला। लेकिन माजरत चाहूंगा, आपके आने से पहले बहुत सारे कॉलर्स ने हमें लाइव शो के अंदर कॉल की और ये बताया कि उनके हालात इस कदर खराब हैं कि उनसे अच्छे हालात वालों को एहसास प्रोग्राम से पैसे मिल गए, जो मुस्तहिक थे वो महरूम रह गए। हाँ, इसका मैं आपको थोड़ा सा आज ना, ये बड़ा जरूरी टॉपिक आपने छेड़ा, इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि ये सवालात हमसे भी लोग करते हैं, आपकी सहायता से ज्यादा लोगों को मालूमात मिल जाएगी। इसमें सबसे पहले जो है वो लोग, ये एक ना कंप्यूटराइज सिस्टम है सारा, इसमें नून लीग, पीपल पार्टी या वो कोई नहीं है कि ये किस पार्टी से है, वो ऐसा मोनोग्राम कोई नहीं है। इसमें ये चीज देखी जाती है, ये 13-14 चीजों प्रोसेस कंप्यूटराइज गुजर के तो बंदा जो है वो ओके होता है सास प्रोग्राम के लिए। यानी कि सबसे पहले देखा जाता है कि इसका आईडी कार्ड जो है वो पाकिस्तान का ये नेशनल है। दूसरे नंबर पे देखा जाता है कि ये बंदे का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तीसरे नंबर पे एफबीआर के पास भी उसका डाटा जाता है, बैंक के पास जाता है कि उसका बैंक अकाउंट है, अगर है तो उसमें एक ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट्स की हुई है। तीसरे नंबर पे वो जाता है बैंकों के पास कि इसने कोई चीज, गाड़ी या कोई किस्तों पे तो नहीं निकलवाई। पांचवें नंबर पे एफबीआर के पास या एक्साइज के पास इसलिए जाता है कि इसके नाम जमीन है, अगर जमीन है तो वो कितनी है, अगर है या नहीं है। यानी ये तमाम चीजों से अगर वो गुजर जाता है तो ट्रैवल एजेंसी के पास जाता है कि ये बाहर के मुल्क इसने सफर किया है कि नहीं किया। ये चीजों में अक्सर लोग कहते हैं जी हम जो है अपना इस कैटेगरी में आते थे। मैं आपको एक केस बता देता हूं छोटा सा। एक मेरे अपने हलके में जो है अपना पीपी 111 में ये केस हुआ कि वो बंदा वाकई बहुत गरीब था, रिक्शा चलाता था और उस बंदे 2 टाइम बच्चों को रोजी कमा के देता था। उसकी वाइफ जो है वो एक घर में मुलाजमा थी, ठीक है। अब वो घर वालों ने जो है अपने खर्चे पे उस औरत का आईडी कार्ड ये बनवाया और पासपोर्ट बनवा के उसे उम्रा करवाया। अब वो उम्रा तो उसने उस कैटेगरी में हो गया, उसके पैसे नहीं थे, किसी ने करवा दिया जो है, लेकिन वो उस कैटेगरी में सास प्रोग्राम में नहीं आई क्योंकि एक कंप्यूटराइज सिस्टम है वो चल रहा है, उसमें कोई 1-8% गलती भी हो सकती है। जिस सर, इस गलती को आखिर दूर क्यों नहीं किया गया? हमारे शो में पिछले दिनों आर्टिस्ट भी बहुत सारे आए थे, उनका ये कहना था कि फनकार जो है रोजाना की बुनियाद पे चंद पैसे कमाता था, लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं कमा रहा। अगर किसी ने गलती करके पासपोर्ट अपना बनवा लिया तो उसको इसी जुमरे में ला के कि इसका पासपोर्ट बनाए, इसे पैसे नहीं दिए जाएंगे। अब पासपोर्ट ये तयन करेगा कि उसके घर में रोटी पकेगी या नहीं पकेगी। इस हवाले से गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए। अपनी पॉलिसी अगर गलत बन भी गई है तो उसे दुरुस्त भी तो किया जा सकता है। देखें, उसमें हर चीज को ना ठीक करने का कोई ना कोई तरीकाकार होता है। उसमें बकायदा एसी जो हैं उनके पास एक कंप्लेंट सेल बना हुआ है, उसमें वो बकायदा रिटर्न जो है अपना एप्लीकेशन दें, उन्हें जो है अपना वो बताएं, तो उस पर बहुत से केसेस ऐसे हल भी हुए हैं जी। कोई एक आध जैसे ये पासपोर्ट वाला है, उसका कोई उनके पास ऐसा वो क्लियर नहीं कर सके कि जी ये मुझे उम्रा किसने करवाया, लेकिन क्योंकि एक कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उसके तहत चलना पड़ता है। अगर 22 करोड़ आवाम में से कोई 220 लोग इस तरह रह देते हैं तो फिर उसका मैं तो फिर यही कहूंगा कि उसकी भी उनके लिए भी देखा जाए कि उनको भी किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट किया जाए। हमारे साथ नदीम साहब भी मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे आखिरकार, गवर्नमेंट से आपका ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू चल रही थी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिए जा रहे पोल्ट्री एसोसिएशन के मसाइल को हल करने के लिए। उसको तैयार महंगा किया जाता है ब्लायलर को, लेकिन जब मार्केट में भेजा जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो नर्क तय किए जाते हैं वो सस्ते होते हैं। अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो पोल्ट्री फार्मिंग के मालकान को भुगतना पड़ता है। कोई लाहे अमल क्यों नहीं तैयार किया जा रहा है इस हवाले? देखें, इसको जो गवर्नमेंट है ना, लोग ये कहते हैं कि इसको एक फिक्स कर दिया जाए। जिस तरह सब्जियों को और फलों को आप आज तक फिक्स नहीं कर सके, ये रोजाना की रेट पे, रोजाना की डिमांड पे और सप्लाई पे होता है। इसी तरह ये जो चिकन है ना, ये डिमांड एंड सप्लाई है। इसको मैं भी इस बात को मानता हूं कि गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर इसने कंट्रोल करना ही है तो तब करे जब ये 80 रुपए किलो बिकता है।
तब करिए जब 100 रुपए किलो बिकता है, तब बिल्कुल सोए रहते हैं। तब किसी को ख्याल क्यों नहीं आता कि ये अगर इसको कंट्रोल करना ही है, जब फार्मर लॉस में जा रहा है, जो आप बिलीव करें कि मैं सोचता होता हूं कि जितने नुकसानात हो गए हुए हैं फार्मर्स को, जो बंद पड़े हैं ना, अगर ये इसी तरह बंद हो गए तो ये चिकन नायाब हो जाएगा। आप अपने टेबल से, ये कोरोना की भी जो अपने एक फेक न्यूज चली है और इसकी भी कोई बेसिक नहीं है और बिल्कुल एक फेक न्यूज है। लेकिन दस्तरखान से चिकन की आइटम को सिर्फ एक दफा गायब करके देखें, आपको अंधेरा नजर आएगा। उसमें है क्या? आलू शोरमा पीछे बचता है। ये क्या मतलब कि किस तरफ लेके जा रही है ये पूरी दुनिया? ये जो पाकिस्तान में ब्रायलर और अंडा तैयार हो रहा है ना, ये पूरी दुनिया में यही ब्रीड चल रही है और यही प्रोसेस है और इतना ही टाइम लगता है, इतनी ही देर में तैयार होता है, यही तरीका है और बहुत उम्दा इनकी खुराक होती है और बहुत अला इनका एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये 40 दिन में तैयार हो जाता है, उनको इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, उनको इतनी उम्दा खुराक दी जाती है और सबसे पहले बड़ी बात ये ब्रीड है। आप वही खुराक किसी और ब्रीड को दे तो वो ग्रोथ नहीं करता, आप उस ब्रीड को खुराक चेंज कर दें तो वो तो भी नहीं होता। ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, ये जो ब्रीडिंग की है और ये ओवरऑल द वर्ल्ड ये चल रहा है, ठीक है। और ये जिस तरह ये कर रहे हैं, ये चिकन को नियाब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चिकन देखने को भी नहीं मिलना। जितनी हमारी कंजम्पशन है, आप अपने होटलों पे जाके मेन्यू देखें, हर चीज चिकन में है, फास्ट फूड चिकन में है, ठीक है। आप अपने घर के मेन्यू में देख लें, चिकन के अलावा क्या बचता है आपके दस्तरखान पे? सब्जियों में भी चिकन इस्तेमाल किया जाता है, हर चीज में चिकन चलता है। और ये अगर ये नहीं होगा, हमारे बच्चों की ग्रोथ नहीं होगी, उनकी प्रोटीन पूरी नहीं होगी और सबसे सस्ता जरिया प्रोटीन का है। और ये लोग कहते हैं ये 300 रुपए किलो हो गया। बंदा पूछे 300 रुपए किलो अगर हुआ है, इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो देखें क्या है। एक चीज है, सोना है, वो लाख रुपए तोला तक चला गया, वो किसी ने नहीं मतलब उस पर किया या कुछ किया। चिकन जब बढ़ता है, चिकन की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बिल्कुल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होती है, इसी वजह से महंगा होता है। ब्रेक का वक्त हो गया, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, वेलकम बैक के चावल जो हैं इस वक्त तैयार हैं और फ्राइड राइस जो है, मैं फ्राइड राइस भी देख रहा हूं, उसके साथ साथ जो शाशलिक तैयार किया गया उसको भी देख रहा हूं। स्मेल बड़ी जबरदस्त आ रही है और राइस इस वक्त तैयार हैं, हम इसे प्लेस करेंगे। लेकिन प्लेस करने के साथ साथ प्रेजेंटेशन चीजों की बहुत जरूरी है, इसलिए जब आपके फ्राइड राइस तैयार हो जाएं तो उसे तैयार करने के बाद आप उसे एक छोटे बाउल में लें और बाउल में लेने के बाद जो है खास तौर पर अपने ट्रे के अंदर उसे प्लेस कीजिएगा। शेफ सलमान मुझे साथ साथ गाइड कर रहे हैं कि इसे फुल कर लिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि जब इसको उल्टाया जाए ट्रे के अंदर तो एक बाउल की शक्ल जो है वो तैयार। अच्छा, इसे प्रेस करना है, अब प्रेस करके ऐसे देन प्लेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करके, ठीक है। इसे प्लेस करेंगे जी इसके अंदर ऐसे, और मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं सीखने की, इसलिए अगर कोई कोताही भी हो जाए मुझसे नाज़रीन तो माफ कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बल्कि कोताही हो चुकी है लगता है उससे, लेकिन फिर भी दोबारा कर लेंगे इसे। और मैं थोड़ा सा आपको नाज़रीन दिखाता चलूं, इस वक्त यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि चिकन शाशलिक जो है वो इस वक्त तैयार है। ओए होए, ये तो काफी गर्म है यार, आप पता नहीं कैसे कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं कैमरामैन आपको दिखा सके, चिकन शाशलिक जो है उसकी स्मेल, आप इसका अरोमा जो है, इसका टेस्ट जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और खास तौर पे स्टिक्स के अंदर इसे लगाया गया है और स्टिक्स के अंदर लगाने के साथ साथ इसके अंदर टमाटो भी लगाया गया है, कैप्सिकम भी लगाया गया है, ताकि इसकी अरोमा जो है, इसका टेस्ट जो है वो बिल्ड हो सके। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मुझसे तो बहुत बेहतर बाउल जो है बनाया है शेफ सलमान ने, और अब इसे प्लेस किया जा रहा है, यानी जो फ्राइड राइस है वो रख दिए गए हैं और इसके साथ साथ चिकन शाशलिक जो तैयार स्टिक्स के अंदर किया गया है वो अब लगाया जा रहा है। सलमान, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है स्मेल। अच्छा, जब आपका रेस्टोरेंट जो है उसके अंदर ज्यादा डिमांड किस चीज की आती है? चाइनीज की आती है, फास्ट फूड की आती है, किस चीज की? रेस्टोरेंट में हमारी ज्यादा डिमांड है, जो मतलब ज्यादा सेलिंग होती है वो फास्ट फूड की होती है, जिंगर की और विंग्स वगैरह की। इसकी माशाल्लाह हमारी काफी ज्यादा सेलिंग है। अगर आप भी फैसलाबाद के हैं, फास्ट फूड लवर हैं, तो मतलब हमारे रेस्टोरेंट आएँ, इंशाल्लाह आपको हेल्थी, प्योर और हाइजेनिक फूड प्रोवाइड किया जाएगा। एबी फूड्स के नाम से मेरा रेस्टोरेंट है, जो कि मिल्लत रोड, हक बहू चौक में है।
अच्छा, मुझे स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है। इसके अरोमा के लिए स्पाइसेस कौन कौन से यूज किए हैं आपने सलमान? स्पाइसेस इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, चिकन पाउडर ऐड किया है, रेड पेपर ऐड किया है, गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड किया है, सोया सॉस और विनेगर ऐड किया है। कितनी देर के लिए करना था, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। इसको फ्राई हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना था और साथ में हमने इसकी स्टीम दे दी थी ताकि ये अच्छे से गल जाए। अच्छा, इसमें प्रेजेंटेशन का बड़ा अमल दखल होता है कि जब आपने चाइनीज प्रेजेंट करना है तो कोई मुनफरिद अंदाज में हो ताकि देख के दिल चाहे उसे खाने के लिए। जी बिल्कुल, देखा जाए कि मतलब कोई भी खाना है जितना मर्जी अच्छा बना हुआ है, अगर उसकी लुक अच्छी नहीं है तो आपका खाने का दिल नहीं करेगा। सबसे पहले आपकी आंखें ही खाती हैं, उसके बाद आप उसको स्मेल करते हो, देन आप उसको टेस्ट करते हो। अच्छा, वैसे इसे जब फ्राई किया जाता है इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च जो लगाई गई है, शिमला मिर्च और प्याज लगाया गया है स्टिक्स के अंदर, इससे भी कोई रस निकलता है? इसकी अरोमा कुछ रचती है इसके अंदर? ये जो चिकन है, कोई टेस्ट में फर्क आता है इससे? जी बिल्कुल, वेजी है, जैसे वेजी का एक अपना टेस्ट है, उसका मतलब बहुत ज़्यादा इसमें रोल है। और वैसे भी देखा जाए कि आजकल कोरोना वायरस की मतलब इतनी ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसकी हम वैक्सीनेशन को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों में उसकी वैक्सीन दी गई है ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें। तो हमें मतलब इस चीज़ को, कुछ वो भी लोग हैं ना जो सर्वाइव करते हैं, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हमें वेजी। सलमान, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल, आपका शो तो बेहतरीन है जी जी। टाइम की तरह मैं आपकी रेगुलर कॉलर बन गई हूँ अब तो। थैंक यू वेरी मच। और आपके जो गेस्ट आए थे शुरू में, जो बिलाल आए थे, मैं तब से शो देख रही हूँ, बहुत अच्छी बातें की उन्होंने। अभी जो गेस्ट बैठे हैं इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। मगर जो खवातीन का जो फेवरेट सेगमेंट होता है ना, वो कुकिंग होता है। जी, कुकिंग होता है। और आप देख भी रहे हैं कि हमने जो आज तैयार किया है वो बड़ा जबरदस्त है। चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस। बिल्कुल बिल्कुल, एग फ्राइड राइस है। और बस मैं शेफ सलमान से एक बात पूछना चाहूंगी कि मैं ना तो वो कबाब बनाती हूँ, कबाब टूट जाते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? और दूसरी सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है कि रेड कढ़ाई बनाना सिखा दें। जी बहुत शुक्रिया सना आपके कॉल करने का। 2 सवाल थे जी इनका कहना था कि खास तौर पे रेड कढ़ाई बनाना बता दिया जाए, और हम कोशिश करेंगे सना कि वो किसी सेगमेंट के अंदर आगे रेड कढ़ाई भी बनाई जाए ताकि आप उसे लाइव बनता देख सके। और दूसरा, कबाब के हवाले से पूछ रही थी कि जब बनाया जाता है टूट जाता है। कबाब की मैं आपको रेसिपी बता दूं। 1 किलो चिकन में आपने 200 ग्राम चर्बी ऐड करनी है। चर्बी आपने मटन की लेनी है, जाली वाली चर्बी। और 150 ग्राम आपने प्याज ऐड करने हैं। प्याज का आपने पानी, उसको अलग से ग्राइंड करवाना है और उसका पानी निकाल लेना है। ये आप प्रोसीजर करेंगे तो मतलब वो आपका कबाब नहीं टूटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी रेसिपी जानना चाहते हैं या किसी रेसिपी के बारे में आपको कंफ्यूजन है, तो मेरा फेसबुक पेज है शेफ सलमान किचन के नाम से, आप उधर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। जी गाइड कर दिया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त डिश जो है वो तैयार है, और मैं चाह रहा हूं कि इसे मैं लेके अपनी सीट पे पहुंचूं और मेहमानों के साथ भी कुछ गुफ्तगू करूं। बड़ी जबरदस्त आज चाइनीज डिश जो है वो शेफ सलमान की तरफ से तैयार की गई है, जिसे देख के मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है कि जैसे ही शो खत्म होगा मैं इसे ट्राई करूंगा। और मैं देख रहा हूं कामरान गिलानी जो कि हमारे आज गेस्ट हैं, उनके मुंह में भी पानी आ रहा है ऐसे देख के। तो क्या कहेंगे टेस्ट के हवाले से, क्या खाना पीना आपको कितना पसंद है? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये मैं 2-3 चीज़ें मुझे ज़िंदगी में जो है अपना वो पसंद है जी। अमूमन लोगों को होती हैं, जिसमें खाना जो है वो मेरी एक फेवरेट जो है हॉबी है। कमजोरी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप बिलीव करें कि 2000 से 2000 ये स्टिल कोरोना ना आने तक रात का मेरा डिनर बाहर ही होता था। तो अब ये जब से होटलिंग बंद है, मुझे ऐसे लगता है जिंदगी में से खुशी खत्म हो गई है जो है अपना। आज आपने वो होटल वाली प्रेजेंटेशन तैयार की है तो मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। खुशी होनी भी चाहिए। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। सैयद कामरान गिलानी हमारे साथ मौजूद थे, नदीम असगर हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो के अंदर आए और अपने मसाइल से आगाह किया। उम्मीद है कि गवर्नमेंट आपके मसाइल को सुन रही होगी और हल करने की भी कोशिश करेगी। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।